साथियों नमस्कार। मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसे आप लोग इंडेक्सिंग के रूप में पहचानते हैं, अनुक्रमणीकरण के रूप में जानते हैं। साथियों, यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी परीक्षा में यहां से 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप दे लीजिएगा, 2 से लेकर 3 प्रश्न लगभग यहां से पूछे ही जाते हैं। और यह टॉपिक इतना सरल है कि आप इसकी 2 से 3 बार अगर रीडिंग भी मार लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा। इंडेक्सिंग, अनुक्रमणीकरण, बहुत सिंपल भाषा में आप लोग इसे जानते हैं। सबने इंडेक्सिंग का यूज आपने कर रखा है। कोई भी लेखक अपनी पुस्तक बनाता है तो उस पुस्तक के पहले या प्रारंभ में वह उसकी इंडेक्सिंग जरूर तैयार करता है और उस इंडेक्स को देख करके ही आप उस पुस्तक के कंटेंट तक पहुंचते हैं, उनके चैप्टर्स तक आप पहुंच पाते हैं बिना आपका टाइम व्यर्थ किए। आप लोग अपने नोट्स बनाते हैं तो भी आप प्रारंभ में उसका इंडेक्स तैयार करते हैं कि हमारा टाइम बच सके और सिर्फ हम इंडेक्स में ये देख सके कि कौन सा चैप्टर कितने पेज पर है, कौन सी बात कितने पेज पर है, और फटाफट आप डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाते हैं। आपका समय बहुत जल्दी इसमें बच जाता है। तो ये सिंपल सी बात है इंडेक्सिंग की, ज्यादा इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं। हाँ, समझाने वाली बात जहां आएगी, जहां एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां मैं जरूर थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा, उसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वैसे अगर मैं चाहूं तो इंडेक्सिंग के बेसिक को लेकर ही आपकी पूरी क्लास करवा सकता हूं। लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास तो मैं इसके बेसिक को लेकर ही करवा सकता हूं, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कंपटीशन में क्वेश्चन जहां से आएंगे हम फोकस करेंगे उस जगह पर। कोई पीएचडी अपने को करनी नहीं है। अपना टारगेट है कि एग्जाम क्रैक हो जाए, और एग्जाम क्रैक हो जाए हम उस प्रकार का कंटेंट पढ़ेंगे, वहां अपना फोकस होगा। तो आज की क्लास में हम सर्वप्रथम तो इंडेक्सिंग का बेसिक देखेंगे। थोड़ा सा बेसिक देखने के बाद एक इंडेक्सिंग स्कीम हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि बहुत सारी इंडेक्सिंग स्कीम हमें पढ़नी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है प्रेसी और पोप्सी, प्रेसी और पोप्सी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका क्वेश्चन लगभग यहीं से पूछा जाता है। तो प्रेसी और पोप्सी को तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिनमें से आज की क्लास में हम प्रेसी पढ़ने वाले हैं। और प्रेसी को पढ़ने के बाद प्रेसी से आपकी परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं वो सारे मैं करवाने वाला हूं। इस क्लास में प्रेसी का कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ने के बाद यहां से जितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे मैं सब के सब करवाने वाला हूं। आप ये तय मान के चलिए कि प्रेसी से अगर आपकी परीक्षा में कोई क्वेश्चन आएगा तो आज वाले जो मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, उनमें से ही 100% आपको मिल जाएगा, उनसे बाहर किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको प्रेसी के आज करवाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंडेक्सिंग का बेसिक देखेंगे और उसके बाद हम प्रेसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। चलिएगा, सबसे पहले आपके सामने है इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग का हिंदी मीन्स होता है अनुक्रमणीकरण। अनुक्रमणीकरण। चलिएगा देखिएगा, यहां से आपका पहला क्वेश्चन बनेगा कि इंडेक्स किस भाषा का शब्द है। इंडेक्स किस भाषा का शब्द है? आप कहेंगे सर इंडेक्स लैटिन भाषा का शब्द है। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां से आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज होगी लैटिन और ग्रीक में। जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको लैटिन और ग्रीक दोनों हर बार ऑप्शन में मिलने वाले हैं। आप एक काम करना, जब भी लैटिन और ग्रीक की बात आए तो आप इससे कनेक्ट करने की कोशिश करना।
हर बार लैटिन और ग्रीक को रिलेट करने की कोशिश करना। कैसे? यह है इंडेक्स। इंडेक्स का आप संबंध बनाने की कोशिश करना लैटिन के साथ में। बोले इंडेक्स या डेस्क के ऊपर बोले लेटा हुआ है, डेस्क के ऊपर लेटा हुआ है। लेटा का मतलब लैटिन हो गया, डेस्क का मतलब इंडेक्स हो गया, आपका इंडेक्स हो जाएगा। तो डेस्क के ऊपर लेटा हुआ है। अब ग्रीक वाला बीच में फंसेगा ही नहीं। इंडेक्स का नाम आते ही आपके दिमाग में डेस्क आएगी, और डेस्क आते ही आप कहोगे बोले डेस्क के ऊपर लेटा हुआ है, आराम से सो रहा है। तो इंडेक्स के साथ क्या हो जाएगा भाई? लैटिन से हो जाएगा। तो इंडेक्स किस भाषा का शब्द है? आप कहेंगे सर लैटिन भाषा का शब्द है। चलिएगा, इंडेक्स लैटिन भाषा के इंडिकेयर से निकला है। इंडेक्स लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? आप कहेंगे सर लैटिन भाषा के इंडिकेयर से निकला है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये इंडिकेयर आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये मीनिंग देख लीजिएगा भैया। लैटिन भाषा के इंडिकेयर से निकला है आपका इंडेक्स। इंडिकेयर का मतलब होता है संकेत करना, इंडिकेट करना, संकेत करना। ये संकेत करना भी बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। इंडिकेटर का मतलब होता है संकेत करना। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इंडेक्स जो है किस भाषा का शब्द है? आप कहेंगे सर लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? आप कहेंगे सर इंडिकेटर से निकला है। इंडिकेटर का मीन्स क्या होता है? इंडिकेटर का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे सर संकेत करना इसका अर्थ होता है। यहां से ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने फिर से रहा। इंडेक्स जो है वह शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? इंडेक्स शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? आप कहेंगे सर सिसेरो के द्वारा दिया गया था। सिसेरो। इंडेक्स किसके द्वारा दिया गया था? सिसेरो के द्वारा दिया गया था। चलिएगा, थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप देख लीजिएगा। हालांकि एग्जाम में यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, ना के बराबर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, फिर भी जरूरी है। इंडेक्सिंग विषय के माध्यम से दस्तावेजों या सूचना तक पहुंच प्रदान करने में मदद करता है। बिल्कुल, आप इंडेक्स के माध्यम से सूचना ही तो खोजते हैं आपकी पुस्तक में या आपके नोट्स में। तो इंडेक्स क्या करता है? आपका कम से कम समय व्यर्थ करता है और कम से कम समय में आपको सूचना तक पहुंचा देता है। सामान्य सी बातें हैं। वर्गीकरण भी विषय पहुंच प्रदान करता है। वर्गीकरण भी विषय पहुंच प्रदान करता है, लेकिन यह अंकन पर आधारित होता है। वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? अंकन पर आधारित होता है। लेकिन जो इंडेक्सिंग है वह सूचना का प्रतिनिधित्व करने और खोजने के लिए शब्दों के आधार पर सुविधा प्रदान करता है। यह किसके आधार पर खोजता है? यह शब्दों के आधार पर खोजता है। तो यह मामूली सा अंतर था, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जहां महत्वपूर्ण बात होगी मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। इंडेक्सिंग विभिन्न प्रकार की होती है। लास्ट में नोट में चर्चा करेंगे अपन इस चीज की, नोट डाल के लिखूंगा ये चीजें मैं। इंडेक्सिंग सूचना का प्रतिनिधित्व करने और खोजने के लिए विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करता है। बहुत सी इंडेक्सिंग की तकनीक हम पढ़ेंगे, बहुत सी स्कीम भी हम इसमें देखेंगे इंडेक्सिंग की। सामान्य बातें हैं, यहां से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। वैसे इंडेक्सिंग का मुख्य उद्देश्य पाठक के समय और श्रम को बचाना है। बिल्कुल, यह बहुत बड़ी बात है। इंडेक्सिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो यूजर होता है, पाठक होता है, उसका समय बचाना है और उसकी श्रम अर्थात मेहनत को बचाना है। ज्यादा टाइम उसे नहीं लगना चाहिए और कम से कम उसकी मेहनत लगनी चाहिए उस सूचना तक पहुंचने के लिए। तो यह बिल्कुल आवश्यक बात है और महत्वपूर्ण बात है। चलिएगा, इंडेक्सिंग की वजह से पाठक को सूचना पृष्ठ संख्या सहित प्राप्त हो जाती है। सूचना पृष्ठ संख्या सहित प्राप्त हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि यह जो सूचना है वो इस पेज के ऊपर है, पता चल जाता है। साथ ही इससे पाठक को नवीन जानकारी भी
प्राप्त होती है। चलिएगा, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ इंडेक्सिंग। अब आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन यहां से प्रारंभ हो गए हैं। देखिएगा, इंडेक्सिंग के मेथड कौन कौन से हैं ये देखिएगा। एक तो है आपका प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग जिसका हिंदी अर्थ होता है पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका। प्री कोऑर्डिनेट पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका, जिसका दूसरा नाम है कन्वेंशनल इंडेक्सिंग। कन्वेंशनल इंडेक्सिंग या फिर हिंदी में इसे कह सकते हैं परंपरागत अनुक्रमणिका। परंपरागत जो पहले से चली आ रही है, परंपरागत है जो पुराने समय से चली आ रही है, ऐसी इंडेक्सिंग इसके। अब समझिएगा, यह नाम मिलेगा आपको एग्जाम में प्री कोऑर्डिनेट। आपसे पूछा जाएगा इन निम्न में से प्री कोऑर्डिनेट कौन सी है, पोस्ट कोऑर्डिनेट कौन सी है, पूर्व समन्वित कौन सी है और पश्च समन्वित कौन सी है। यह क्वेश्चन यहां से बन करके आता है। पूर्व समन्वय का मतलब होता है जिस समय पुस्तक तैयार की जाती है उसी समय इसका इंडेक्स भी, जो इंडेक्सिंग टर्म्स होती है वो भी तैयार कर ली जाती है। जिस समय पुस्तक तैयार की जाती है उसी समय इसकी लिस्ट भी तैयार कर ली जाती है। तो ये तो हो गई आपकी प्री कोऑर्डिनेट, मतलब पूर्व में ही तैयार कर ली जाती है। एक होती है पश्च समन्वित, पोस्ट कोऑर्डिनेट। उसमें क्या होता है, पाठक की डिमांड के आधार पर बाद में तैयार की जाती है। तो दोनों में यह मामूली सा अंतर है, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कन्वेंशनल और उसे बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। देखिएगा, प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट ये दो हैं। हिंदी में कहें तो पूर्व समन्वित और पश्च समन्वित बोलेंगे पोस्ट कोऑर्डिनेट को। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो इसे कन्वेंशनल इंडेक्सिंग बोलेंगे और जो दूसरी वाली है उसे बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल, परंपरागत और अपरंपरागत। ये रही दूसरी वाली आपकी पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग अर्थात पश्च समन्वयी अनुक्रमणिका, या इसका भी दूसरा नाम है नॉन कन्वेंशनल इंडेक्सिंग अर्थात अपरंपरागत अनुक्रमणिका। अब ये दो ही आपको पढ़नी है, लेकिन कुछ बुक्स में आपको मशीनाइज इंडेक्सिंग और देखने को मिलती है। वैसे अगर देखा जाए तो मशीनाइज इंडेक्सिंग इसी पोस्ट कोऑर्डिनेट का ही एक पार्ट है। पोस्ट कोऑर्डिनेट का मतलब पश्च समन्वित, बाद में बनती है और वो भी इसी का एक पार्ट है। वहां से क्वेश्चन आपका बनता नहीं है, क्वेश्चन बनेगा आपका प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट का, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा यहां से प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग या कन्वेंशनल इंडेक्सिंग के तहत आपकी कौन कौन सी इंडेक्सिंग स्कीम शामिल होती है। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग स्कीम्स कौन कौन सी है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि बताइए निम्न में से प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग कौन सी है। 4 ऑप्शन देगा, इनमें से एक उठा कर दे देगा और 3 आपको पोस्ट कोऑर्डिनेट में से उठा करके दे देगा और पूछेगा बताइए प्री कोऑर्डिनेट कौन सी है, तो वो एक आपको पहचानी है। दूसरा ये होता है कि आपसे ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से प्री कोऑर्डिनेट स्कीम या इंडेक्सिंग स्कीम नहीं है, तो फिर 4 ऑप्शन में से 3 तो यहां से उठाकर दे देगा और एक पोस्ट वाली में से दे देगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लगभग यही क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। तो एक लंबी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, उस लिस्ट को याद कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो सारी है वो प्री कोऑर्डिनेट में शामिल होंगी। बस यही क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। चलिएगा, बहुत सी बुक में आपको इतनी सारी लिस्ट एक जगह नहीं मिलेगी, इसमें से 5-6 मिलेंगी ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने कोशिश करी है कि सारी आपको एक जगह दे दूं ताकि बाहर से कोई क्वेश्चन बनने ही ना पाएगा। देखिएगा, पहली है कटर रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, किसमें शामिल होगा, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इंडेक्सिंग जो है वह भी प्री कोऑर्डिनेट में ही शामिल होगी। सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग भी प्री कोऑर्डिनेट में ही है। चेन इंडेक्सिंग, रिलेशनल इंडेक्सिंग, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, ये सब की सब प्री कोऑर्डिनेट में है। बहुत बार आपसे पूछा जाएगा और मैं आज की क्लास में ये क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ध्यान से पढ़ लेना, देख लेना कौन कौन सी प्री कोऑर्डिनेट में है। लास्ट में 30-40 क्वेश्चन हम करेंगे इनसे। मैं देखता हूं कितने आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को देख रहे हैं। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग भी इसी में आएगी प्री कोऑर्डिनेट में। जो स्लाइस है जे शार्प वाली, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे।
निर्माण इसका किसने किया है, कब किया है, ये तो चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल अपना कार्य यही है कि हमें पता हो कि प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग स्कीम्स कौन कौन सी है, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग स्कीम कौन कौन सी है ना। तो स्लाइस भी इसी में आएगी। प्रेसी और पोप्सी ये दो तो अक्सर सभी भर्तियों में, जो लाइब्रेरी साइंस की जितनी भी वैकेंसी है सबके सिलेबस में होती हैं, प्रेसी और पोप्सी। ध्यान रखिएगा, ये दो तो डिटेल से हमें पढ़नी है। आज की क्लास में हम प्रेसी को पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पोप्सी को पढ़ेंगे, और फिर जो अगली क्लास आएगी उसमें ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी में इतना ही है, प्रेसी और पोप्सी ज्यादा डिटेल से हमें पढ़नी है, और मैंने इनको कुछ और भी ज्यादा डिटेल से करवा दिया है। तो ये तय मान के चलिएगा कि प्रेसी और पोप्सी में पढ़ाऊंगा, इनसे बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ढूंढ लेना, आपको बुक्स में ही नहीं मिलेगा इतना कंटेंट। जो आपकी नेफीज है वह भी प्री कोऑर्डिनेट में आएगी, आपकी लिफीज है यह भी इसी में आएगी, और आपकी कॉम्पास जो है वह भी प्री कोऑर्डिनेट में ही शामिल होती है। तो ये सारी लिस्ट आप याद कर लीजिएगा, ये सारे नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं पोस्ट कोऑर्डिनेट, अर्थात जो पश्च समन्वित अनुक्रमणीकरण है उसमें कौन कौन सी शामिल है, या फिर नॉन कन्वेंशनल में जो अपरंपरागत है उसमें कौन कौन सी शामिल है। जो नई वाली होंगी वो सारी की सारी यहां शामिल होंगी। चलिएगा, यूनिट्रम जो एमटोबे वाली थी, इनके जो उत्तर है ना, जिन्होंने इनका निर्माण किया है, इसका डेवलपमेंट किया है, उनकी बात हम बाद में करेंगे। विकासकर्ताओं के नाम वगैरह बाद में देखेंगे, इनका वर्ष भी बाद में देखेंगे, एक एक को हम डिटेल से भी देखेंगे, वो चिंता मत करिए। फिलहाल आप यही देख लीजिए कि पोस्ट कोऑर्डिनेट में आखिर शामिल कौन कौन सी होती है। यूनिट्रम इंडेक्सिंग इसी में शामिल होगी, आपकी जो ऑप्टिकल कोइंसिडेंस है वो भी इसी में शामिल होगी, इसी का दूसरा नाम है पीक ए बू इसी में शामिल होगी बेटा जी, ध्यान रखना। उसके बाद एज नोच रिकॉर्ड जो है वो भी इसी में शामिल होगा, जेटा कोडिंग जो है वो भी, या इसे वो अब कई बार अपन जेटोर भी बोलते हैं, तो वो भी इसी में शामिल होगा। ध्यान रखिएगा, ये पोस्ट कोऑर्डिनेट में आएंगी। क्विक, क्वोक या इसके जो अन्य रूप हम बहुत सारे पढ़ेंगे वो भी इसी में शामिल होंगे। पोस्ट कोऑर्डिनेट में ही इस क्विक और क्वोक के जो अन्य रूप हैं वो सारे शामिल होंगे। बहुत सारे हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, आधार शब्द अनुक्रमणिका। ये डिटेल में और आ जाएगा, यहां पर आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि क्विक और क्वोक जो है पोस्ट कोऑर्डिनेट के तहत गिने जाते हैं, इतना याद रख लीजिएगा। यहां जो पंच कार्ड है वो भी आपका पोस्ट कोऑर्डिनेट में ही शामिल होगा। चलिएगा, प्रेसी आपके सामने है। अब जो प्रेसी और पोप्सी है ना, वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप इस प्रेसी को पढ़ने के बाद और जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा उनको करने के बाद, भले ही नेट का पेपर देख लेना, भले ही कोई सेट का पेपर देख लेना, भले ही कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का लाइब्रेरी साइंस से संबंधित पेपर देख लेना, एक क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। प्रेसी और पोप्सी कंप्लीट पढ़ लो, उसके बाद आपको बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला है। आज प्रेसी पढ़ा रहा हूं, प्रेसी में जो मैं आज कंटेंट आपको उपलब्ध करवाऊंगा वो कंटेंट शायद ही आपको किसी बुक में भी देखने को मिले, इतना कंटेंट आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। और पूछे जाते हैं यहां से क्वेश्चन, ये नहीं है कि सिर्फ कंटेंट ऐसे ही फालतू दे दिया है। अच्छे लेवल के जो पेपर है ना, उठा के देखिएगा, क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा, प्रेसी पूरा नाम क्या है, प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि प्रेसी का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन बनाऊंगा अभी मैं, कंप्लीट होते ही क्वेश्चन करेंगे इसके हम। प्रेसी का पूरा नाम है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। बहुत बार पूछा जाता है। विकास कब किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, और फिर प्रकाशन इसका किस वर्ष में होता है, ये तीनों चीज महत्वपूर्ण है। तो विकास का नाम आए तो दो व्यक्तियों का नाम आप ध्यान रखना और याद उनको ऐसे कर लेना, ऑस्टिन बूचर, बोले बूचर या बोले बूचर ऑस्टिन, है ना। तो ये दो नाम याद रख लेना, ऑस्टिन और बूचर। तो ऑस्टिन से तो हो जाएगा आपका डेरेक ऑस्टिन और बूचर से हो जाएगा पीटर बूचर। वैसे मुख्य जो डेवलपर था वह डेरेक ऑस्टिन ही था, लेकिन जो पीटर बूचर है वह इसका सहयोगी था।
इसने सहयोग किया था निर्माण में। तो ये दोनों नाम आप याद रख लीजिएगा। कई बार पीटर बुचर का नाम भी पूछ लिया जाता है। वैसे 99% तो आप डेरेक ओस्टिन ही देखोगे, लेकिन जब कई बार एग्जामिनर का दिमाग किसका हुआ हो और फिर पेपर बना रहा हो तो ये पीटर बुचर डाल देता है ओस्टिन के स्थान पर, फिर समस्या हो जाएगी। आप लोगों ने डेरेक ओस्टिन पढ़ रखा होता है, लेकिन वो पीटर बुचर पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब वर्ष पूछा जाए, अगर विकास का वर्ष पूछा जाए तो आप 1968 लगाइएगा, 1968। लेकिन प्रकाशन का अगर आपसे वर्ष पूछा जाए तो 71 बताइएगा, 1971। लेकिन कई बार क्या होता है 1971 ऑप्शन में ही नहीं होता है। 1971 ऑप्शन में हो तब तो वो लगाना ही लगाना है, लेकिन 1971 ऑप्शन में नहीं हो तो फिर 1974 टिक करके आना भाई। दोनों बता देता हूं क्योंकि मैंने कई बार 1974 भी इसका आंसर देखा है, तो दोनों चीज बता दूं, नहीं तो बाद में अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो सस्पेंस होगा आपको। 1971 तो पहली प्राथमिकता है प्रकाशन की, और अगर 1971 ऑप्शन में ना हो फिर आपको 1974 वाला ऑप्शन चूज करना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन डेवलपमेंट के विषय में ज्यादातर ये पूछा जाता है और उसका वर्ष 1968 ही है, 1968 है। व्यक्ति हैं डेरेक ओस्टिन और पीटर बुचर। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1971 होगा। 71 अगर ऑप्शन में नहीं है फिर आप 1974 लगाइएगा। दोनों अगर ऑप्शन में आते हैं तो फिर आप 1971 आंसर टिक करिएगा। चलिएगा, अब जो 1971 में प्रकाशन हुआ था वो उस समय किस टाइटल से हुआ था, इसका प्रेसी का किस टाइटल से प्रकाशन हुआ था 1971 में, वो देख लीजिएगा। प्रेसी ए मैनुअल ऑफ कंसेप्ट एनालिसिस एंड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। तो ये टाइटल याद रख लेना, प्रेसी का जो प्रकाशन हुआ था वो इस टाइटल के साथ में हुआ था। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि प्रेसी का प्रकाशन किस टाइटल के साथ हुआ था, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है तो हम इस बार कोई रिस्क ले नहीं सकते। वैसे इस क्लास को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे तो मेरी गारंटी है कि मैं लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आज करवाने वाला हूं आपको, और लगभग सारे क्वेश्चन प्रेसी से ही करवाऊंगा। प्रेसी से ही सारे क्वेश्चन आपको लगभग करवाने वाला हूं। 30 से 40 क्वेश्चन होंगे। मेरी गारंटी है कि आपके अगर एग्जाम में प्रेसी से कोई क्वेश्चन आएगा तो उनमें से ही आपको मिल जाएगा। और अगर इस कंसेप्ट को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 30 से 40 क्वेश्चन जो हैं उन सभी के सही जवाब देंगे। और बहुत अच्छे से मैं कोशिश भी करूंगा आपको ये चीजें याद करवाने के लिए। देखिएगा, ठीक है, टाइटल हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब सुनिएगा, BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी हेतु इसका निर्माण किया गया था। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेसी का निर्माण जो है वो किसके लिए किया गया था, किसके लिए प्रेसी को तैयार किया गया था, तो आप आंसर देंगे, बोले सर BNB के लिए तैयार किया गया था। दो चीजें हैं, साथ याद कर लेना, BNB और INB। BNB 50, INB 57, BNB 50, INB 57, तो इनके वर्ष भी आप साथ याद कर लेना। BNB के लिए इसका निर्माण किया गया था। प्रेसी का निर्माण किसके लिए किया गया था, बोले सर ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB के लिए किया गया था। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछ लिया गया है। BNB के लिए किया गया था। और BNB के द्वारा पहली बार प्रेसी का प्रयोग किस वर्ष किया गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। BNB के अंदर पहली बार प्रेसी का प्रयोग कब किया गया था, पहली बार प्रेसी का प्रयोग BNB के लिए कब हुआ था, तो आप बता दीजिएगा, बोले सर 1971 में। अच्छा, BNB 50 में आ गई थी, ये 71 में प्रयोग हो रहा है किसका, प्रेसी का। तो प्रेसी से पहले भी तो किसी का प्रयोग हो रहा होगा ना, तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसी से पहले किस इंडेक्सिंग स्कीम का प्रयोग BNB के लिए होता था, वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो चैन इंडेक्सिंग उसके लिए आंसर होगा। प्रेसी से पहले BNB के लिए किसका प्रयोग होता था, चैन इंडेक्सिंग। ये रंगनाथन साहब वाली है, पढ़ेंगे इसको भी हम, है ना। तो चैन इंडेक्सिंग ध्यान रखना। BNB में प्रेसी से पूर्व किसका प्रयोग होता था, आप कहेंगे सर चैन इंडेक्सिंग का प्रयोग होता था। BNB के लिए प्रेसी का निर्माण किया गया था और BNB ने प्रेसी का यूज किया 1971 में। लेकिन 1971 से पूर्व भी तो BNB के लिए किसी इंडेक्सिंग स्कीम का प्रयोग तो किया जाता होगा, तो वो वाली है आपकी चैन इंडेक्सिंग। दोनों चीज याद रखिएगा।
अब सुनिएगा, अब बात करेंगे रोल ऑपरेटर्स की। बहुत बार आपसे सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस इंडेक्सिंग स्कीम में रोल ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, किस इंडेक्सिंग स्कीम में रोल ऑपरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा भाई इन चीजों का। रोल ऑपरेटर का प्रयोग प्रेसी में किया जाता है। किस में किया जाता है? प्रेसी में किया जाता है। भूमिका प्रचालक, रोल ऑपरेटर को हिंदी में कहते हैं भूमिका प्रचालक। और प्रेसी में कितने प्रकार के रोल ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आप इसके लिए आंसर देंगे सर 2 प्रकार के रोल ऑपरेटर हैं प्रेसी के अंदर। 2 प्रकार के रोल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? एक तो मेन लाइन ऑपरेटर, एक है इंटरपोस्ट ऑपरेटर। मेन लाइन जो ऑपरेटर है उसे हम प्राथमिक ऑपरेटर भी कहते हैं। मेन लाइन को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक ऑपरेटर भी कहते हैं। और इंटरपोस्ट ऑपरेटर को हम द्वितीयक ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो प्रेसी में 2 प्रकार के भूमिका प्रचालकों का उपयोग किया जाता है। 2 प्रकार के भूमिका प्रचालक या रोल ऑपरेटर कौन से हैं? एक तो प्राथमिक ऑपरेटर और एक द्वितीयक ऑपरेटर। प्राथमिक ऑपरेटर्स को हम मेन लाइन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं या फिर मेन लाइन रोल ऑपरेटर, है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा है इंटरपोस्ट रोल ऑपरेटर, है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। भूमिका प्रचालक, रोल ऑपरेटर का मतलब होता है भूमिका प्रचालक, तो ये भी आप जरूर से देख लीजिएगा। अब सुनिएगा, जो मेन लाइन रोल ऑपरेटर हैं, मेन लाइन रोल ऑपरेटर हैं वह है कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मेन लाइन रोल ऑपरेटर कितने प्रकार के हैं? तब आप कहेंगे सर 7 प्रकार के हैं। कहां से कहां तक चलते हैं? तो बोले सर 0 से लेकर 6 तक के जितने भी ऑपरेटर हैं वो सब के सब मेन लाइन रोल ऑपरेटर माने जाते हैं या प्राथमिक ऑपरेटर माने जाते हैं। 0 से लेकर 6 तक के अंकों के अंदर जो ऑपरेटर हैं वो आपके प्राथमिक ऑपरेटर कहलाएंगे या फिर मेन लाइन रोल ऑपरेटर कहलाएंगे। ये मेन लाइन रोल ऑपरेटर 0 से लेकर 6 तक चलते हैं। मतलब जो अंकों में ऑपरेटर हैं वो सारे के सारे प्राथमिक वाले कहलाएंगे। जो अल्फाबेट में है, स्मॉल लेटर्स में, अल्फाबेट के भी स्मॉल लेटर्स में, वो सारे आपके द्वितीयक ऑपरेटर कहलाएंगे। अंकों में है वो आपके प्राथमिक ऑपरेटर कहलाएंगे। जो अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स में है वो द्वितीयक ऑपरेटर कहलाएंगे। अंकों में कितने हैं? बोले सर 0 से लेकर 6 तक है। टोटल अगर काउंट करेंगे तो संख्या में 7 होते हैं। तो पूछ लिया जाता है मेन लाइन रोल ऑपरेटर या प्राथमिक जो ऑपरेटर हैं वो कितने होते हैं? आप कहेंगे सर 7 होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं? बोले सर 0 से लेकर 6 तक होते हैं। अब 0 में क्या है, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, इन सबको भी हमें याद करना है। अभी करवा दूंगा मैं, उसकी चिंता भी आप बिल्कुल मत करिए। मैं एक बार करवाऊंगा तो सारे याद भी आपको हो जाएंगे, अभी याद हो जाएंगे। उसके बाद स्मॉल लेटर्स में आएंगे, स्मॉल लेटर में भी आएंगे भी द्वितीयक वाले, वो भी सारे के सारे मैं आपको याद करवा दूंगा आज इसी क्लास में। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा ना तो आप देखना धड़ाधड़ उनके भी आंसर सही करोगे। चलिएगा, ये आ गए आपके सामने मेन लाइन वाले जो प्राथमिक आपके ऑपरेटर थे। संख्या में कितने हैं? 7 हैं। 7 कहां से? 0 से लेकर 6 तक हैं। अंकों में है, जो अंकों में है वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक ऑपरेटर। और अंक कहां से कहां तक है? 0 से 6 तक। टोटल गिने तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे यहां से भी पूछा जाएगा भाई, 0 किसके लिए है, 1 किसके लिए है, 2 किसके लिए है, 3 किसके लिए है। अब इनको मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं बिल्कुल सामान्य भाषा में। बहुत अच्छे से दिमाग लगा के एक बार देखना इन चीजों को, ये याद हो जाएगा आपको। 0 किसके लिए है, 1 किसके लिए है, 2 किसके लिए है, 3 किसके लिए है। जिस प्रकार से मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूं उसी प्रकार से आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। 0 का मतलब होता है लोकेशन। 0 का मतलब होता है लोकेशन। लोकेशन का मतलब होता है स्थिति। बोले कियान की स्थिति है, अपन कहते हैं ना, बोले कियान की स्थिति रहे, पढ़ाई को शौक है, बोले स्थिति कियान की है, बोले सर भी तो 0 स्थिति है, बोले वो तो एकदम 0 है। किया की स्थिति है, लोकेशन का मतलब स्थिति होता है। बोले स्थिति कियान की है, बोले एकदम 0 है। तो स्थिति से आपको याद हो जाएगा 0। स्थिति के लिए कितना है भाई? 0 अंक है, याद कर लेना इसको। बोले किया की स्थिति है, बोले एकदम 0 है अभी तो, है ना। तो स्थिति के लिए 0 है, मैंने ऐसे याद कर रखा है।
और मैंने याद कर रखा है और मुझे अभी भी याद है ये सारी चीजें, तो आपको भी बिल्कुल याद होंगे। मैंने इस प्रकार से याद किया है, आपको जरूर याद हो जाएंगे। जब मैं कर सकता हूं चीजों को इस प्रकार से जोड़ जोड़ के, जुगाड़ बना बना के, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिएगा, एक नंबर किसके लिए है? की सिस्टम के लिए है। एक नंबर किसके लिए है? की सिस्टम के लिए, या फिर कई बार की सिस्टम के स्थान पे आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिटिव एक्शन। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिटिव एक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं सक्रियक क्रिया का उद्देश्य। सक्रियक क्रिया का उद्देश्य। अब सुनिएगा, एक को कैसे याद करें, कैसे जोड़े की सिस्टम के साथ? बोले यार, किसी भी कार्य की चाबी तो एक ही आदमी के पास होनी चाहिए। काम की चाबी, की का मतलब चाबी, तो चाबी है वो एक ही आदमी के पास होनी चाहिए। कोई भी काम हो उसकी चाबी एक ही आदमी को दो। अगर अलग अलग को दोगे तो फिर वो थोड़ा सा, है ना, सिस्टम बैठेगा नहीं। तो चाबी है वो एक ही आदमी के पास होनी चाहिए। तो की एक से याद कर लेना, की के लिए एक याद कर लेना। चाबी एक ही आदमी के पास होनी चाहिए, है ना। अगर दो के पास होगी तो पीछे से कलाकारी तो होगी ही होगी फिर। तो की के लिए आप एक याद कर लेना। बोले चाबी तो एक ही आदमी के पास होनी चाहिए, तो की के लिए एक नंबर याद कर लेना भाई। चलिएगा, अब चलते हैं एक्शन प्लान के ऊपर, कार्य योजना। कोई भी हम काम करेंगे तो काम को करने से पहले अपने पास, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके लिए अपने पास दो प्लान होने चाहिए। कितने प्लान होने चाहिए? दो। एक फेल हो जाए तो कम से कम दूसरा तो काम आएगा। तो प्लान कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए किसी भी एक्शन के लिए, अर्थात किसी भी कार्य के लिए। योजना कितनी होनी चाहिए? प्लान कितने होने चाहिए? बोले सर दो प्लान तो होने ही चाहिए, या तो पहले में सक्सेस हो जाए, नहीं हो तो कहते हैं ना, बोले आदमी को दो ऑप्शन रखने चाहिए अपने पास। पहला सक्सेस होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो दूसरा तो है कम से कम अपने पास। तो किसी भी एक्शन के लिए आपके पास कितने प्लान होने चाहिए? दो प्लान तो होने ही चाहिए। देखो मैंने तो इनको ऐसे ही जोड़ तोड़ के याद कर रखा है और कहीं कोई समस्या नहीं आई आज तक। एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है तुरंत दिमाग में क्लिक होता है, जैसे ये नाम दिखेगा ना एक्शन प्लान, यार एक्शन के लिए दो प्लान है ना, तो तुरंत दो पे उंगली जाएगी ऑटोमेटिकली। चलिएगा, बात करते हैं तीन की। तीन को कैसे याद करें? परफॉर्मर ऑफ एक्शन मतलब क्रिया करने वाला, या फिर एजेंट ऑफ ट्रांजिटिव एक्शन अर्थात सक्रिय क्रिया का एजेंट। अब आपको ऑप्शन में एजेंट लिखा हुआ मिलेगा और आपको परफॉर्मर जरूर लिखा हुआ मिलेगा। दोनों शब्द इंग्लिश में आपको जरूर मिलेंगे। या तो आपको देखिएगा कैसे आ सकता है ऑप्शन में, तीन के लिए पूछे ना, या तो ऑप्शन में ये मिलेगा एक तो, और तीन अन्य मिल जाएंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं देगा तो ये वाला देगा, एजेंट वाला देगा। एक ऑप्शन में तो एजेंट वाला टिक करना है। दोनों में से एक ही आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। कोई सा भी आ जाए, अपन कैसे याद करेंगे इसको? परफॉर्मर। परफॉर्म, देखो दिमाग में बिठा लो, ऐसी थिंकिंग ही बिठा लो। बोले परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डांस वांस हो रहा है स्टेज पर, परफॉर्मेंस हो रही है। तो परफॉर्मेंस कैसे होती है? बोले एक तो बीच में कर रहा है डांस और दो उसके बगल में कर रहे हैं, तो तीन जने डांस कर रहे हैं। दिमाग में बिठा लो इस चीज को। परफॉर्मर कितने हैं? बोले तीन है। और एजेंट कितना ही रहे? बोले तीन एजेंट पाल रहा है क्या, है ना। तो एजेंट भी कितने हैं? तीन। और परफॉर्मेंस जो डांस कर रहे हैं, एक तो बीच में कर रहा है और दो इसके बगल में कर रहे हैं, है ना। तो एक इधर और एक थोड़ा सा आगे रहता ही है डांस करने वाला, तो वो तीन हो जाएंगे। तो परफॉर्मेंस या परफॉर्मर कितने हैं? तीन है भाई, याद रख लेना। मैंने ऐसे याद कर रखा है, मुझे कोई समस्या आज तक हुई नहीं है वैसे। चलिएगा, उसके बाद व्यू पॉइंट अर्थात दृष्टिकोण। अब व्यू पॉइंट देखो, ज्यादातर आप कोशिश करना इंग्लिश में ही देखो इनको, क्योंकि हिंदी में इनके अर्थ परिवर्तन होने की बहुत संभावना रहती है। हिंदी में इनके बहुत से अर्थ निकलते हैं, तो इंग्लिश में तो ऐसे कैसे छपा हुआ मिलेगा, एक मीनिंग भी आगे पीछे नहीं होगी, स्पेलिंग भी आगे पीछे नहीं होगी, ये तय मान के चलिए। आपको व्यू पॉइंट ऐसे कैसे मिलेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, ऐसे कैसे छपा हुआ मिलेगा। तो आप छोड़ दीजिए हिंदी वर्ड को, जहां जरूरत हो, इंग्लिश में नहीं बैठ रहा अपने से, कोई जुगाड़ नहीं बन रहा, तो फिर हिंदी पे आइए। लेकिन पहली कोशिश इंग्लिश में ही ऐसे कैसे जोड़ तोड़ के याद करने की आप कीजिएगा। देखो चार से व्यू पॉइंट को हम कैसे जोड़े। व्यू पॉइंट, व्यू का मतलब दृष्टिकोण, व्यू, या फिर वैसे देख लो व्यू। बोले यार ऐसा पॉइंट जहां से व्यू मुझे चारों तरफ का नजर आए, मतलब चारों ओर का मुझे व्यू दिखे। व्यू कैसा? चारों तरफ का व्यू मुझे नजर आए। तो व्यू कहां? चारों तरफ का चाहिए, व्यू चारों ओर का चाहिए मुझे ना।
चारों तरफ का व्यू आपको आना चाहिए। तो इस प्रकार से याद कर सकते हो आप। चलो जी, 4 भी हो जाएगा। उसके बाद ये आप याद कर लीजिएगा, सेलेक्टेड इंस्टेंस अर्थात चयनित उदाहरण। बोले 5 आदमियों को चयन कर लो ना, 5 आदमियों का चयन कर लो, 5 पंच होते हैं, वो चयन कर लो, वो निर्णय देंगे, वो हमें मान्य होगा। चयन करना है कितने का? 5 आदमियों का कर लो। तो ये आप 5 इस प्रकार से याद कर लेना। 6 है फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, बोले फॉर्म भरवा के लिए 6 डॉक्यूमेंट चाहिए। फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट कितना चाहिए रे? बोले 6 डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ऐसे याद कर लेना, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है भाई। फॉर्म भरवा के लिए डॉक्यूमेंट कितना चाहिए? बोले 6 डॉक्यूमेंट चाहिए। या अगर मान लीजिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये वाली चीज ऑप्शन में ही ना दे, टारगेटेड यूजर भी दे सकता है, टारगेटेड यूजर भी दे सकता है ना, कि दोनों है इसके। तो ये ना दे के फिर ये मिलेगा ऑप्शन में टारगेटेड यूजर, तो फिर भी आप याद कर सकते हो। कैसे? टारगेट आई मिलेगा आपको ऑप्शन में। ऐसे कैसे? क्या सोचोगे? बोले यूजर जो है ना उसका टारगेट ही, बोले यूजर को टारगेट ही छक्को लगावा को है। ये टारगेट है, छक्को लगावा को टारगेट है ना, तो टारगेट से आप क्या सोचोगे? बोले टारगेट है मेरे को 6 लगाना मन जाता है, बोले है ना, तो टारगेट 6 का है, बोले है ना, छक्को लगाना है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट आए तो बोले डॉक्यूमेंट जो फॉर्म भरना है उसके लिए डॉक्यूमेंट कितने चाहिए? 6 चाहिए। और यूजर को टारगेट के है जातो ही 6 लगाना है ना, तो ये भी याद हो जाएगा। मैंने ऐसे याद कर रखा है और मुझे आज तक याद है, मुझे कभी कोई समस्या नहीं आती, देखते ही तुरंत क्लिक होता है दिमाग में। अब चलिएगा, प्राथमिक वाले आपने याद कर लिए 0 से लेकर 6 तक के। दोबारा से एक बार फिर देख लो इनको। 0 है, बोले किया की स्थिति है, बोले सर एकदम 0 है, वो तो डीम है ना। किया की स्थिति है, बोले एकदम 0 है, डूमलो है ना, क्या करा होगा। की सिस्टम, बोले की एक ही आदमी को होनी चाहिए ना, तो की एक ही आदमी को होनी चाहिए। एक्शन प्लान, बोले प्लान कोई भी एक्शन के लिए आपको 2 होना चाहिए ना। 3 परफॉर्मर, परफॉर्मर कितने हैं? 3, एक तो बीच में है, 2 साइड में डांस कर रहे हैं, तो परफॉर्मर कितने हो गए? 3 है। व्यू चारों तरफ का होना चाहिए, व्यू चारों तरफ का बोले मिलना चाहिए। और चयन कितने लोगों का किया? बोले 5 आदमियों का हमने किया था। और फॉर्म भरवा के लिए डॉक्यूमेंट कितना चाहिए? बोले फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट अपने को 6 प्रकार के चाहिए, 6 डॉक्यूमेंट हमें फॉर्म भरने के लिए चाहिए। यूजर को टारगेट क्या हो रहा है? बोले 6 लगाना, जाता ही 6 लगाना है, तो टारगेटेड यूजर से भी क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। बताओ कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं होगी। अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा इनके, पहचान ना देखे आप 0 में क्या आएगा, 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा। अभी ऑब्जेक्टिव लाऊंगा तो उनका सही जवाब देने की कोशिश करना, और ये जुगाड़ देखना काम में आएगा, तुरंत दिमाग में क्लिक होगा। अब यहां से एक चीज और देख लीजिए, जो प्राथमिक ऑपरेटर थे उनको भी हमने 2 भागों में बांट दिया, कोर कंसेप्ट और एक आपका है एक्स्ट्रा कोर कंसेप्ट, मतलब मूल अवधारणा और अतिरिक्त मूल अवधारणा। इस प्रकार से देख लेना, अन्य मूल अवधारणा या मूल अवधारणा, 2 भागों में इसको बांटा गया है। कई बार पूछ लिया जाता है मूल अवधारणा के अंदर कौन कौन से शामिल है, तो देख लीजिए इधर मूल अवधारणा यहां से यहां तक बना रखी है मैंने। तो मूल अवधारणा में आपका 1, 2 और 3 तीनों शामिल है। मूल अवधारणा में 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 किस में शामिल है? कोर कंसेप्ट में शामिल है। मैंने इधर बना रखा है कोर कंसेप्ट, ये रहा, तो ये शामिल है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि एक्स्ट्रा कोर कंसेप्ट इसमें कौन कौन से शामिल है, तो 4, 5 और 6 ये किस में शामिल होंगे? एक्स्ट्रा कोर कंसेप्ट में शामिल होंगे। लोकेशन वाला जो है ना सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, लोकेशन के लिए नंबर कितना है प्रेसी के अंदर, प्रेसी में लोकेशन के लिए नंबर कितना है, तब आप बताएंगे सर लोकेशन के लिए 0 है, स्थिति बोले 0 है। चलो चलो, अब हम सेकेंडरी वाले देखते हैं, है ना, द्वितीयक वाले देखते हैं, जो आपके इंटरपोस्ट रोल ऑपरेटर है, द्वितीयक भूमिका प्रचालक है, उनको हम देख लेते हैं। वो भी हमें याद करने हैं, कोशिश करूंगा मैं आपको वो भी याद करवाने की। वो अल्फाबेट में है तो ये भी हम कोशिश करेंगे। अल्फाबेट वाले किस में आएंगे? द्वितीयक में आएंगे। इतना आप दिमाग में बिठा लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिएगा करते हैं यहाँ ऐप से। एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो द्वितीयक वाले हैं ये सारे अल्फाबेट के स्मॉल लेटर में आएंगे, कैपिटल में कभी भी नहीं आएगा। मैं गलती से कभी कैपिटल लिख भी दूं तो आप ध्यान रखना ये स्मॉल में ही आएंगे सारे। वैसे तो मैं ऐसी गलती करूंगा नहीं, खैर फिर भी मानवीय भूल हो सकती है किसी से भी। ये ऐप है, ऐप के लिए आप याद करोगे बाउंड कोऑर्डिनेट कंसेप्ट। बाउंड कोऑर्डिनेट कंसेप्ट 2 है, इनको दोनों को एक साथ देखो आप, एफ और जी।
एफ से है बाउंड कोऑर्डिनेट कंसेप्ट और जी से है स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट कंसेप्ट। बाउंड कोऑर्डिनेट कंसेप्ट और स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट कंसेप्ट। देखिएगा, बाध्य समन्वय अवधारणा और मानक समन्वय अवधारणा, कोई भी हम कोऑर्डिनेट करेंगे, किसी से भी समन्वय करेंगे, भाई एक बात बताओ, आपको बाध्य किया जाएगा समन्वय के लिए, अगर बाध्य किया जाएगा, बाउंड किया जाएगा आपको, तो क्या वो मतलब सक्सेस हो सकता है? वो तो फेल होगा। बाध्य, भाई कोई भी काम अपन मन से करते हैं ना तो वो सक्सेस होता है। अगर आपको बाध्य किया जा रहा है, बाउंड किया जा रहा है, वो तो फेल होगा ही होगा। बाउंड जो आपका कोऑर्डिनेट कंसेप्ट है वो तो फेल होगा ही होगा। अगर आपको समन्वय के लिए बाध्य किया जा रहा है तो 100% है कि वो कार्य तो आपका फेल होगा ही होगा, वो समन्वय आपका फेल होगा ही होगा। तो बाध्यता जहां भी आ जाएगी तो आप ये सोच लेना वो फेल होगा, और फेल अर्थात एफ, तो बाध्य वाले में बाउंड वाले में क्या आ जाएगा? एफ। एफ किसके लिए आएगा? बोले सर फेल होगा, और फेल कब होगा? जब उसे बाउंड किया जाएगा, जब उसे बाउंड किया जाएगा। और जब स्टैंडर्ड होगा, जब स्टैंडर्ड समन्वय होगा तो वहां पर फिर जीत होगी अपनी। जब स्टैंडर्ड होगा तो क्या होगा? बोले जीत होगी। जब बाउंड किया जाएगा, आपको बाध्य किया जाएगा तो फेल होगा। और जब स्टैंडर्ड आपका कोऑर्डिनेट होगा तो उसमें आपकी क्या होगी? जीत होगी। जीत से आप जी याद कर लेना भाई। जीत से क्या याद कर लोगे? जी याद कर लोगे। मैंने याद ऐसे ही कर रखे हैं जोड़ तोड़ के, आप भी कोशिश करना, देखो काम में आएंगी ये चीजें। चलिएगा, फिर बात करते हैं पी। ये स्मॉल पी है बेटा जी, देख लेना ना। पी से तो देखो जुगाड़ की आवश्यकता नहीं है। पी से कई बार पार्ट ऑप्शन में आता है, कई बार पार्ट के स्थान पर प्रॉपर्टी आ जाता है। तो पी से पार्ट प्रॉपर्टी, मैंने तो ऐसे जोड़ रखा है, पी फॉर पार्ट, पी फॉर प्रॉपर्टी, पी फॉर पार्ट, पी फॉर प्रॉपर्टी। पी से क्या आ जाएगा? पार्ट और प्रॉपर्टी। देखो तीनों में पी पी दिख रहा है यहां, तो जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सीधा जोड़ के ही दे दिया। अब यहां देखो क्यू से भी सीधा सीधा जोड़ रहा है, क्यू डायरेक्ट जोड़ रहा है ना, तो क्यू भी सीधा सीधा हो जाएगा। क्वेसी जेनेरिक रिलेशनशिप, अर्ध सामान्य संबंध। बोले आधा संबंध क्यों है रहे, है ना, हिंदी में भी देख सकते हो। अर्ध सामान्य, सामान्य संबंध तुम्हारे बोले आधे ही क्यों है? क्यों है मतलब क्यों, तो क्या हो जाएगा? क्यों है। सामान्य संबंध बोले आधे क्यों है, तुम्हारे अर्ध क्यों है, तो क्यों से क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट यहां से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्यों क्यों हो जाएगा यहां से क्वेसी। चलिएगा, अरे बोले असेंबली में आर जरूर जाइए, असेंबली में आर जरूर जाइए, तो असेंबली में आर जरूर जाइए, तो असेंबली में क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब देखो ये भी हो सकता है असेंबली के स्थान पर एग्रीगेटर आ जाए, तो एग्रीगेटर मेरे दिमाग में वैसे ही सेव हो रखा है, एग्रीगेटर रे ही रे दिख रहा है मुझे इसमें। मैं भले और कुछ होगा लेकिन मुझे सिर्फ रे नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे इसे आर से जोड़ना था। एग्रीगेटर रे लास्ट में भी रे, तो मैंने इसमें इस आर के हिसाब से या रे के स्थान से आर जोड़ रखा है, एग्रीगेटर रे, तो रे रे आर, इस प्रकार से भी जोड़ लीजिएगा। और असेंबली में बोले जरूर मेरे कन आर जाइए रे बोले, है ना, आर जाइए, तो आर से आर हो जाइएगा। चलिएगा, फिर बात करते हैं एस से। एस वाला मैंने अपने नाम के हिसाब से जोड़ रखा है। बोले एस मेरे नाम का फर्स्ट वर्ड होता है, तो एस अर्थात मैं रोल डिफाइनर हूं भाई, है ना, रोल डिफाइनर हूं। या फिर कई बार रोल डिफाइनर के स्थान पर रोल आइडेंटिफायर भी लिखा हुआ आता है। रोल आइडेंटिफायर कौन करता है? मैं स्वयं करता हूं ना, हाँ, तो एस करता है भाई। तो मैंने अपने नाम के हिसाब से ये याद कर लिया था। आपका भी अगर किसी का नाम एस से प्रारंभ होता है तो आप इस हिसाब से याद रख लेना, या फिर आप याद रख लेना बोले रोल डिफाइनर कौन है? बोले पड़ा गुरुजी ही, गुज्जा को नाम क्या सुआ है? एस सुआ है। चलो जी आगे देखते हैं, ऑथर एट्रीब्यूटेड एक्शन। देखिएगा, ऑथर एट्रीब्यूटेड एक्शन, लेखक जिम्मेदार एक्शन। लेखक जिम्मेदार एक्शन कैसे याद करोगे बताओ? सुनिएगा, ऑथर का मतलब होता है लेखक, लेखक जिम्मेदार। लेखक की जिम्मेदारी है बोले जाता ही चाय पिलानी है, टी पिलानी है, टी पिलाने की जिम्मेदारी कौन की है? लेखक की है ना। लेखक जिम्मेदार है क्या के लिए रहे? टी पिलावा के लिए है। तो लेखक क्या के लिए जिम्मेदार है? तो टी पिलावा के लिए। टी से क्या हो जाएगा? टी से आप वो वाली टी समझ लीजिएगा, टी मतलब वो चाय वाली टी समझ लीजिएगा। तो लेखक जिम्मेदार है
टी पिलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए। क्यों? लेखक की किताब अपन पढ़ते हैं तो नींद आती है, तो ये लेखक की जिम्मेदारी हुई कि हमें चाय पिलाई जाए ताकि हमारी नींद उड़ जाए, है ना। तो ये लेखक की जिम्मेदारी है कि हमें चाय भी पिलाए। भाई पुस्तक तो दे दी है, पढ़ भी लेंगे, लेकिन नींद आती है बोले, तो चाय की व्यवस्था भी बोले लेखक साहब, ऑथर साहब करिए हमारी। तो याद कर लीजिए, देखो मजे के साथ पढ़िए बेटा, चीजों को आनंद के साथ पढ़ेंगे, बहुत गजब के तरीके से याद होगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो तुम रट्टे लगाते रहना, इनके क्वेश्चन आएगा ना तब सब मिक्स हो जाएगा। बोले यार टी किसके लिए था, अब टी बता, चाय का नाम आते ही लेखक तुम्हारे दिमाग में आता है, बोले यार चाय तो लेखक पिलाऊंगा अपन, है ना। तो इस प्रकार से देखना। आगे बढ़िएगा, यू की तरफ आ जाइए। टू वे इंटरेक्शन अर्थात दो तरफा बातचीत। टू वे इंटरेक्शन, बोले टू वे इंटरेक्शन यू होता है, अरे बोले दो तरफा बातचीत बोले न्यू है ना। तो टू वे इंटरेक्शन दो तरफा बातचीत बोले देख ले यूं होती है ना। किसी की बातचीत हो रही थी तो बोले देख ले रे टू वे कैसे होता है ना, दो तरफा बातचीत यू है तो टू वे यू हो जाएगा, है ना। टू वे इंटरेक्शन दो तरफा बातचीत यू। देखो मेरा मुख्य फोकस सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और उनसे हम कैसे निपटेंगे। इधर उधर की बातें मैं बहुत कम करता हूं, फालतू की थ्योरी मैं नहीं दूंगा। एक एक घंटा भाषण दे जाते हैं सिर्फ इसके बेसिक के ऊपर, जहां से एग्जाम का कोई लेना देना नहीं होता है। फिर स्टूडेंट बाहर आके रोकते हैं, बोले गुरुजी पढ़ाया तो को जोर को हा पर क्वेश्चन को नया बैठा तो क्या फायदा भाई, क्या करांगा यहाँ को, है ना। तो देख लीजिएगा, टू इंटरेक्शन दो तरफा बातचीत बोले यू होती है, देख ले दो तरफा बातचीत यू होती है, तो दो तरफा बातचीत टू इंटरेक्शन यू होता है, टू इंटरेक्शन यू होता है तो यू हो जाएगा। लास्ट में आता है जेड, तो आपका यहां कर दीजिएगा कॉमन थीम, जो कॉमन है वो लास्ट में टिका दो भाई। कॉमन थीम लास्ट में आता है आपका अल्फाबेट में जेड, ये स्मॉल जेड है, तो कॉमन जो थीम है उसके लिए हो जाएगा जेड। कोई समस्या किसी को यहां नहीं होनी चाहिए। अब सुनिएगा, इनको भी तीन भागों में बांटा है हमने। एफ और जी है वो तो किस में आएंगे भाई, कोऑर्डिनेट कंसेप्ट में आएंगे। एफ और जी तो कोऑर्डिनेट कंसेप्ट के तहत गिने जाएंगे। उसके बाद आपके पी क्यू आर अर्थात पी से लेकर आर और बी बी पी राव है, पीर को मतलब पी और आर, है ना। पी राव है, जो पी राव है वो बी भी दूसरा पर डिपेंड हो जाया करेगा ना, तो पी और आर तक डिपेंड में आ जाएगा ना। तो जोड़ लीजिए, आप जोड़ के याद करो यार, आनंद आएगा। उसके बाद एस टी यू और जेड ये आएंगे आपके स्पेशल क्लास ऑफ एलिमेंट्स में। स्पेशल क्लास ऑफ एलिमेंट्स में शामिल होंगे आपके कौन कौन से, एस से लेकर के जेड, एस टी यू और जेड, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे अपन थोड़ा सा और बढ़ते हैं। मुझे लगता है नहीं है कि यहां से कोई आपको समस्या होगी, यहां से कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब चलिएगा, जो प्रविष्टि संरचना है उसमें लाइन कितनी है, लाइन भी कई बार पूछ लेता है, बोले लाइन कितनी है। तो लाइन आपकी दो है, एक तो ये वाली और एक नीचे वाली। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली लाइन में दो चीज आएंगी, पहली लाइन में दो चीज आएंगी, कौन कौन सी, लीड और क्वालिफायर। जो नीचे वाली लाइन है इसमें क्या आएगा, डिस्प्ले। क्वेश्चन आएगा अभी इस चीज को लेकर, क्वेश्चन आएगा अभी, देख लेना, पहले देख लेना, इसकी झलक देख लो एक बार। लाइन दो, लीड और क्वालिफायर ऊपर और डिस्प्ले नीचे दूसरी वाली लाइन में, देख लेना इसको, क्वेश्चन बनेगा यहां से। चलिएगा, प्रेसी के प्रिंसिपल, ये प्रेसी कोई लड़की है और ये उनका प्रिंसिपल है ना। तो ऐसे भी जुगाड़ बना लिया करो भाई, तो पूछ लिया जाता है कई बार। चलिए जी देखते हैं, 1-to-1 रिलेशनशिप किनके मध्य है, 1-to-1 एक एक ही, है ना, एक एक ही संबंध किनके मध्य है, हाँ प्रेसी और प्रिंसिपल के मध्य 1-to-1 रिलेशनशिप है ना, क्या है, रिलेशनशिप है। तो ऐसे याद कर लेना, 1-to-1 रिलेशनशिप क्या है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो आप कह देना सर प्रेसी का प्रिंसिपल है। प्रेसी के दो प्रिंसिपल आपको याद करने हैं, एक तो है आपका 1-to-1 रिलेशनशिप किनके मध्य था, बोले प्रेसी और प्रिंसिपल के मध्य हो। दूसरो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, मतलब संदर्भ आश्रित, दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। कौन कौन, प्रिंसिपल प्रेसी के ऊपर आश्रित है और प्रेसी किसके ऊपर आश्रित है,
अपने प्रिंसिपल के ऊपर। तो याद रख लेना भाई, ये दोनों प्रिंसिपल हैं किसके, प्रेसी के। चलिएगा अब देखते हैं कोड्स की बात हम करते हैं। इसमें हम 3 प्रकार के कोड पढ़ेंगे। 3 प्रकार के कोड कौन कौन से हैं? पहला है आपका प्राथमिक कोड, दूसरा है आपका द्वितीय कोड और तीसरा है आपका टाइपोग्राफिक कोड। ये 3 कोड हैं, पूछे जाते हैं आपसे कि प्रेसी में कुल कितने कोड हैं या प्रेसी के कौन कौन से कोड हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और एक टाइपोग्राफिक। तृतीयक नहीं आएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन में तृतीयक दे देता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक के स्थान पे टाइपोग्राफिक याद रख लेना आप, ये क्वेश्चन में बनता है कई बार। अब सुनिएगा, प्राथमिक जो कोड है वो 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक कोड 2 प्रकार के होते हैं, थीम कोड और ट्रम कोड। ये सारी चीजें याद करने के लिए है, याद कर लेना इनको, ये पूछे जाते हैं यहां से। प्राथमिक जो कोड हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, थीम कोड और ट्रम कोड। थीम कोड और ट्रम कोड। थीम कोड कौन कौन से हैं? दिमाग में आता है ना, बोले यार थीम लगा दे रहा, बोले कोई भी XYZ, कोई भी थीम लगा दे ना, XYZ कोई भी थीम लगा दे, XYZ कोई भी थीम लगा दे। तो X, Y और Z किस में शामिल है? थीम में शामिल है। $X, $Y और $Z। XYZ कोई भी थीम लगा दे, बोले यार तेरी इच्छा है वो लगा दे, है ना। XYZ कोई भी थीम लगा दे तो याद हो जाएगा। XYZ किस में आएंगे? थीम कोड में आएंगे। और A, C और D किस में आएंगे? ट्रम कोड में शामिल होंगे। A, C और D, A, C और D किस में शामिल होंगे? ट्रम कोड में शामिल होंगे, ध्यान रखिएगा। $A, $C और $D किस में शामिल है? ट्रम कोड में। XYZ क्या है? कोई भी बोले XYZ थीम लगा दे, कोई भी थीम लगा दे XYZ। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राथमिक आपका हो गया। उसके बाद एक है आपका द्वितीयक। द्वितीयक कोड। द्वितीयक कोड भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डिफरेंसेस और एक है आपका कनेक्टिव्स, अर्थात विभिन्नताएं और योजक। यहां से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी हम कोई रिस्क लेना चाहते नहीं है। द्वितीयक भी 2 प्रकार के, विभिन्नताएं और योजक। तीसरा है आपका टाइपोग्राफिक कोड। टाइपोग्राफिक कोड। तो इस प्रकार से आपकी प्रेसी कंप्लीट होती है। प्रेसी में इसके अलावा कोई नई बात नहीं है। अब आपने जो प्रेसी पढ़ी है, मैं उसके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं और 30-40 क्वेश्चन हम लगातार करेंगे और कोशिश आप ये करना कि प्रत्येक क्वेश्चन का आप सही से जवाब दे पाए। बहुत सरल है, जो पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन है, ये मान के चलिएगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको पता चले कि यहां से क्वेश्चन कैसे आता है और जो मैंने आपको जुगाड़ बताए हैं वो काम कैसे आते हैं, वो भी आपको अभी पता चलेगा कि हाँ सच में। देखो, लंबी ट्रिक हम बनाते हैं, वो कभी एग्जाम में याद नहीं आएगी, और याद आएगी तो ये पता नहीं चलेगा कि ये ट्रिक हमने किसके लिए बनाई थी। तो कभी गलती से भूलकर भी लंबी ट्रिक मत बनाना, डायरेक्ट क्वेश्चन का जुगाड़ बनाना। ट्रिक फेल हो जाते हैं, मैं बार बार कहता हूं, ट्रिक फेल हो जाते हैं, जुगाड़ कभी भी फेल नहीं होता। जुगाड़ काम कर जाता है, और जुगाड़ू प्रवृत्ति का जो आदमी है ना, बहुत जल्द जॉब लगता है, ये तय मान के चलिए आप। तो जुगाड़ बनाए हैं अपने, और वो जुगाड़ सारे के सारे देखना अब काम करेंगे। क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे सामने अब, और फिर उनसे अपन जुगाड़ देखने वाले हैं। देखिएगा, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, नोट्स के रूप में क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। प्रेसी का सही पूर्ण नाम क्या है? प्रेसी का सही आपको पूरा नाम बताना है। सही पूरा नाम क्या है? तो देखिएगा, मैंने करवाया था अभी, प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। कॉन्टेक्ट है ना, ये कंटेंट है भाई, कंटेंट इंडेक्सिंग सिस्टम, प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। और फिर उसके बाद में आपके सामने है प्रिस्क्राइब्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सोर्स। तो सोर्स का तो हमने कहीं नाम लिया नहीं था, प्रिस्क्राइब्ड का नाम भी कहीं नहीं आया था। प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, क्या ये इसका सही आंसर होगा? प्रेसी का पूरा नाम मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होगी। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन, टाइम दूंगा इस बार आपको क्वेश्चन में करने के लिए। चलिएगा करिएगा। प्रेसी का विकास विशेष रूप से
के लिए किया गया था, मतलब प्रेसी का जो विकास है विशेष रूप से किसके लिए किया गया था। मैं साइड में हो जाता हूं, क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हैं। करिएगा, देखिए कोशिश करिएगा सही जवाब देने की। पहला ऑप्शन आपके सामने है यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के लिए किया गया था, बीएनबी के लिए किया गया था, आईएनबी के लिए किया गया था, अमेरिकन नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? प्रेसी का निर्माण। प्रेसी का निर्माण किसके लिए किया गया था? सबका सही जवाब होगा शायद, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है कि प्रेसी का निर्माण बीएनबी के लिए किया गया था और बीएनबी ने प्रेसी का यूज 1971 में किया था। और 1971 से पहले किसका प्रयोग होता था प्रेसी के लिए? तो बोले सर चैन इंडेक्सिंग का प्रयोग होता था, रंगानाथन वाली। तो प्रेसी का विकास मुख्य रूप से बीएनबी के लिए किया गया था, तो इसका आंसर भी क्या होगा? बी ही होगा। चलिएगा, उम्मीद करता हूं सभी लोग सही जवाब दे रहे होंगे। बहुत सिंपल है, देखिएगा ये तो आंसर भी आ गया इसमें तो गलती से। चलिएगा, खैर ये रहा क्वेश्चन आपका, आंसर भी भर दिया ऑप्शन में। मैंने टाइपिस्ट हो ये भर के दे दिया और उसने देखा भी नहीं, हटाया नहीं फिर उसने। प्रेसी को किस वर्ष में विकसित या विकसित किया गया था? प्रेसी का विकास किस वर्ष में किया गया था? सही जवाब देना है। विकास पूछा है भैया, डेवलपमेंट बताना है, प्रकाशन नहीं बताना है। विकास की बात करें तो आप 1968। कैसे याद करोगे? 68 को भी मैं याद करवा देता हूं आपको। परेसी अड़ बोले है ना, परेसी अड़, तो परेसी से तो प्रेसिस, अड़ बोले 68 है ना, परेसी अड़ बोले है ना, परेसी अड़ बोले तो 68 हो जाएगा। तो ऐसे याद कर लेना भाई, 1968। प्रकाशन की बात करता तो फिर हम 1971 देते, 1971 ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम 1974 देते। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेसी को किसने विकसित किया था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गुजरात सेट जुलाई 2004 का क्वेश्चन नंबर 42 है भाई। गुजरात सेट जुलाई 2004 का क्वेश्चन नंबर 42 है। सही जवाब देने की कोशिश करिएगा, बहुत गजब का क्वेश्चन है, सेट का क्वेश्चन है, नेट सेट के क्वेश्चन भी मैं लेके आता हूं। तो प्रेसी को किसने विकसित किया था? प्रेसी का निर्माण किसने किया था, डेवलपमेंट किसने किया था? पहला ऑप्शन है एस.आर. रंगानाथन, दूसरा ऑप्शन है डेरेक ऑस्टिन, तीसरा ऑप्शन है सी.ए. कटर और चौथा ऑप्शन है बी.सी. विक्री। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें पूछ रहा है प्रेसी का डेवलपर कौन था, निर्मित करने वाले व्यक्ति कौन थे? 2 व्यक्ति मैंने आपको बताए थे, यहां पर आपको ऑप्शन में उनमें से एक मिल रहा है। कोई बात नहीं, ज्यादातर आपको डेरेक ऑस्टिन ही मिलेगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डेरेक ऑस्टिन। तो मैंने याद करवाया था, बोले प्रेसी के लिए आप ऑस्टिन बूचर याद कर लेना। डेरेक ऑस्टिन है इसका वैसे नाम, लेकिन आप क्या याद करोगे? ऑस्टिन बूचर। तो ऑस्टिन से तो डेरेक ऑस्टिन हो जाएगा, ऑस्टिन अगर ये आएगा ऑप्शन में तो ये पकड़ लोगे। डेरेक ऑस्टिन नहीं आई तो आपने याद कर रखा है ऑस्टिन बूचर, तो फिर आप तुरंत बूचर को पकड़ जाओगे। तो ऑस्टिन और बूचर, मुख्य तो था ऑस्टिन, डेरेक ऑस्टिन, लेकिन जो बूचर था पीटर बूचर, वो इसके सहयोगी थे। बहुत कम बार पूछा जाता है बूचर का तो, लेकिन डेरेक ऑस्टिन बार बार पूछा जाता है। चलिएगा, प्रेसी किस प्रकार की अनुक्रमणीकरण पद्धति है? प्रेसी किस प्रकार की है? क्या पश्च समन्वय है अर्थात पोस्ट कोऑर्डिनेट है, या उद्धरण है, साइटेशन उद्धरण का मतलब है ना, या प्री कोऑर्डिनेट है, या फिर आधार शब्द है? आ गया ना क्वेश्चन, जो मैंने लिस्ट बताई थी उसमें से क्वेश्चन इस प्रकार से उठ करके आएगा कि बताइए प्रेसी किस प्रकार की अनुक्रमणीकरण पद्धति है। उस लिस्ट में मैंने आपको जितने भी नाम दिए थे ना, उनमें से कोई भी एक उठा लेगा और आपको इस प्रकार के 4 ऑप्शन बना करके दे देगा। आपको पहचानना है प्री कोऑर्डिनेट है या पोस्ट कोऑर्डिनेट है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो पश्च समन्वय तो नहीं है, उद्धरण भी नहीं है, आधार शब्द भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्री कोऑर्डिनेट है, क्योंकि हमने प्री कोऑर्डिनेट की ही तो लिस्ट आज की क्लास में देखी है। तो इसका सही जवाब भी क्या होगा? प्री कोऑर्डिनेट होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करिएगा सही जवाब देने। संदर्भ आश्रित सिद्धांत, एकेकी संबंध सिद्धांत, 1 to 1 है ना, वो रिलेशनशिप मैंने करवाया था, अभी करवाया था, याद होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसी एग्जाम में पूछा गया था
देखो सभी क्वेश्चंस के मैं नीचे लिख नहीं सकता कि ये क्वेश्चन किस परीक्षा में आया था, लेकिन जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो 90% क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। मतलब पीवाईक्यू मैं करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में करवाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखिएगा, निम्न में से संदर्भ आश्रित सिद्धांत और एकेकी संबंध सिद्धांत, दो सिद्धांत हैं आपके सामने, और ये दो सिद्धांत मैंने किसके बताए थे, याद होगा आपको। मैंने कहा था कि प्रेसी के दो सिद्धांत है, प्रेसी प्रिंसिपल, प्रेसी प्रिंसिपल। तो प्रेसी और प्रिंसिपल मैंने कहा था ना आश्रित है, प्रेसी तो किसके ऊपर, प्रिंसिपल पर, और प्रिंसिपल किसके ऊपर, प्रेसी के ऊपर, है ना। और 1-to-1 रिलेशनशिप किनके मध्य थी, प्रेसी और प्रिंसिपल, मतलब प्रेसी के ये प्रिंसिपल हैं। तो देखो आ जाओ इधर, किसके हैं प्रिंसिपल, ये कहां है ऑप्शन, ये रहा सी, प्रेसी के ये क्या थे, प्रिंसिपल हैं। इस प्रकार से पकड़ जाओगे, जो अपन ने जुगाड़ बनाए थे ना वो देखना, अभी तो देखना, बहुत गजब के तरीके से आप उनसे आंसर इनके लगाओगे। चलिएगा, निम्न में से प्रेसी की प्रविष्टि संरचना कौन सी है, करवाया था अभी, प्रविष्टि संरचना ये रही, 2 लाइन 3 भाग, 2 लाइन 3 भाग, 2 लाइन 3 भाग, पहला ऑप्शन। दूसरा 2 लाइन 2 भाग, 3 लाइन 3 भाग, 2 लाइन 4 भाग, 2 लाइन 4 भाग, 2 लाइन 3 भाग, 3 लाइन 2 भाग। बताइए, देखिए कोशिश करिए इसका सही जवाब देने की। सही जवाब होगा 2 लाइन 3 भाग, 2 लाइन और 3 भाग। 2 लाइन 3 भाग कौन सी थी, चलिएगा ये रही आपके सामने, इसका जवाब भी है। प्रेसी की प्रविष्टि संरचना में प्रथम लाइन में क्या था, प्रथम लाइन की प्रविष्टि बतानी है आपको, है ना। तो देखिएगा प्रथम लाइन के अंदर क्या क्या था भाई, इसकी 3 जो भाग थे वो आपके सामने हैं, लीड, क्वालिफायर और आपकी डिस्प्ले। 3 भाग अभी देखे थे ना, 2 लाइन 3 भाग, तो 2 लाइन तो आपको मैंने दिखाई थी, और 3 भाग लीड, क्वालिफायर और आपकी डिस्प्ले आपके सामने है। लेकिन ये पूछ रहा है प्रथम लाइन, और प्रथम लाइन में क्या था, प्रथम लाइन में मैंने आपको ऐसे 2 लाइन बनाई थी, तो यहां तो 2 चीज थी, और यहां इसमें क्या था, आपका डिस्प्ले था। तो ऊपर वाली जो लाइन है, प्रथम लाइन है, इसमें लीड और क्वालिफायर था, यहां डिस्प्ले लिखा हुआ था, तो लीड और क्वालिफायर इसका सही आंसर होगा। तो लीड और क्वालिफायर मतलब ये और रे सही आंसर है, और ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत सरल सरल है, इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये तय मान के चलिएगा आप। देखिएगा अगला क्वेश्चन, प्रेसी स्ट्रिंग के प्राथमिक कोड निम्न में से कौन से हैं, प्राथमिक कोड बताने हैं आपको, है ना। प्राथमिक कोड बताओ भाई, प्रेसी स्ट्रिंग के प्राथमिक कोड, थीम इंटरलिंक्स, ट्रम्स कोड, डिफरेंस और योजक कंजक्टिव। थीम इंटरलिंक्स और ट्रम्स कोड हमने पढ़े हैं इसमें, तो इसमें आंसर आएगा ये और रे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेसी के कोड, ये रहा, प्रेसी के कोड थीम इंटरलिंक्स निम्न में से कौन से हैं, थीम वाले बताने हैं आपको, थीम बतानी है आपको ना, थीम बताना है। तो मैंने कहा था ना, बोले XYZ, बोले कोई भी थीम चला दो, बोले हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेसी के थीम अर्थात कोई भी थीम XYZ, तो X, Y और Z, ये 3 ही तो थीम थी ना। थीम के तहत मैंने आपको 3 चीज बताई थी, $X, $Y और $Z। तो ये रे और ले इसका सही जवाब होगा, ऐसा ऑप्शन देखिएगा, पहला ये और रे है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये रे और ले, आंसर क्या आएगा भाई, आंसर बी बन जाएगा। देखिएगा अपने जुगाड़ सारे काम में आएंगे। मैंने कहा था थीम को कैसे याद करना है, बोले थीम कोई भी लगा दे, बोले XYZ, तो थीम में क्या आ जाएंगे, X, Y और Z। अगला क्वेश्चन आपको फिर बताने हैं ट्रम कोड। ट्रम कोड के लिए भी मैंने आपको बताया था ACD, A, C और D 3 बताए थे, B उसमें आपको मैंने नहीं बताया था, तो आंसर क्या आ जाएगा, A, C और D। तो ऐसा ऑप्शन देखिएगा जिसमें तीनों हो,
अच्छा ऐसा बनाया नहीं है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका य, ल और व, ये इसका सही जवाब होगा। नहीं है होता तो फिर इसका आंसर अपन क्या कर देते, 2 नंबर लगा देते या फिर बी लगा देते। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपके फिर से सामने है। प्रेसी में इंटरपोस्टेड भूमिका प्रचालक, इंटरपोस्ट की बात हो रही है, और इंटरपोस्ट कौन से वाले थे, द्वितीयक वाले थे, और द्वितीयक वाले किस में थे, स्मॉल लेटर्स में थे। प्राथमिक वाले किस में थे, अंकों में थे, 0 से लेकर 6 तक के थे, है ना, टोटल संख्या में 7 थे। लेकिन जो इंटरपोस्ट थे, जो द्वितीयक ऑपरेटर थे, वो किस में थे, स्मॉल लेटर में थे, अल्फाबेट के स्मॉल लेटर। तो आपके सामने आ गया इंटरपोस्टेड भूमिका प्रचालक, कौन सा वाला, आर वाला आपको बताना है। आर किसके लिए था, आर मैंने बताया था ना, अरे बोले असेंबली में आर जाजे, है ना, मैंने कहा था ना असेंबली में बोले आर जाजे, तो ये रहा आपका असेंबली। तुरंत पहचान जाओगे। अगर जुगाड़ मेरे सारे याद हैं, लिख लेना इनको नोटबुक में, नोट कर लेना, पढ़ोगे, पढ़ते समय ये जुगाड़ फिर बार बार रिपीट होंगे ये, और बार बार रिपीट होंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी आपको, ये छप जाएंगे ऐसे कैसे। अरे बोले आर, है ना, असेंबली में आर है ना, तो असेंबली इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन का जवाब आप देने की कोशिश करिएगा। प्रेसी में इंटरपोस्ट भूमिका प्रचालक, अब इंटरपोस्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, आपने तो डायरेक्ट इनसे याद कर रखा है, तो ज्यादा कुछ आपको तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको तो सीधा लेटर पकड़ना है एस, क्योंकि लेटर्स में जो स्मॉल लेटर्स में आएंगे वो तो सारे इंटरपोस्ट ही हैं, तो पीछे तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर यहां अंक होता तो फिर वो प्राथमिक होते, तो यहीं से पकड़ लेंगे अपन तो, क्योंकि पढ़ रखा है हमने बहुत अच्छे से। तो एस के लिए पहचानना है आपको, एस किसके लिए था, एस, और एस का मतलब होता है भाई मैं, और मैं क्या करता हूं, है ना, तो पहचानो, देखिए पकड़ो इसका आंसर पकड़ो, रोल आइडेंटिफायर, रोल आइडेंटिफायर, ये रहा आपके सामने। आंसर क्या हो जाएगा, ए, बे और से इसका सही जवाब होगा, मतलब सही आंसर क्या होगा इसका, से होगा। चलिएगा, फिर से आपको पहचानना है इंटरपोस्ट भूमिका प्रचालक, टी बताना है आपको, टी वाला बताना है। टी किसके लिए था, टी से याद आ रही है क्या, चाय, और चाय, टी अर्थात चाय, और चाय पिलाने का काम किसका था, ऑथर एट्रीब्यूट था, लेखक की जिम्मेदारी हमने ये दी थी। लेखक को कहा था, और बोले किताब दी है तो मैं चाय की व्यवस्था भी करना, क्योंकि पढ़ेंगे तो हमें नींद आएगी, बोले टी, ऑथर, ऑथर ढूंढो भाई, ये रहा ऑथर एट्रीब्यूट एक्शन। तुरंत यहां से हम इसका आंसर पकड़ लेंगे। अब आपको मैं अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा समय दूंगा, देखिए कोशिश करना, आप लोग जवाब देने की कोशिश करना, सही जवाब दे पाते हैं क्या। ये रहा आपके सामने, प्रेसी में इंटरपोस्ट भूमिका प्रचालक यू, कौन सा वाला है इस बार, यू वाला है। चलिएगा, करिए कोशिश, इंटरपोस्ट भूमिका प्रचालक यू किसके लिए था, किसके लिए आवंटित है, मैंने बताए हैं आपको सारे, पहचानो जी, यू को पहचानो, बताया है मैंने आपको, जुगाड़ बताया था। यू क्या होता था, यू होता है बोले ना, टू वे इंटरेक्शन, यू होता है टू वे इंटरेक्शन, कहां गया भाई, दो तरफा बातचीत ऐसे होती है, बोले यूं होती है, ये रहा टू वे इंटरेक्शन, दो तरफा इंटरेक्शन, दो तरफा बातचीत यूं होती है, बताया था। देखिएगा, अपने जुगाड़ आएंगे, सारे के सारे काम में आएंगे भाई, अगर उनसे करोगे तो गलतियां होंगी ही नहीं, जैसे मेरे याद है वैसे आपके भी हो जाएंगे। चलिएगा, अगला क्वेश्चन, प्रेसी के कोड्स के प्रकार निम्न में से कौन से हैं। कोड कितने प्रकार के थे, मैंने बताए थे, प्रेसी के कोड आपको बताए थे, 3 प्रकार के कोड मैंने आपको बताए थे, और आपके सामने ये रहे। इन तीनों में से कौन कौन सा सही आंसर होगा, एबीसीडी मैंने बनाया नहीं है, आप स्वयं से बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सा आंसर सही है। निम्न में से कोड के प्रकार बताने हैं, प्रेसी के कोड कौन से हैं, ये कोड है भैया ना। प्राथमिक था, बिल्कुल आप कहेंगे जी हाँ, द्वितीयक भी था, आप कहेंगे हाँ जी हाँ, लास्ट में यही तो करवाया था, और एक था आपका टाइपोग्राफिक, तो ये थे आपके ये, रे और वे, इसका सही जवाब होगा। जिस ऑप्शन में ये, रे और वे हो वह आप टिक करके आ जाइएगा। तो प्राथमिक, द्वितीयक और आपका एक था टाइपोग्राफिक, तृतीयक कोड नाम की कोई चीज इसमें प्रेसी में नहीं थी। पढ़ाया है, बहुत अच्छे से करवाया है। अब मैं फालतू की थ्योरी लिखवाता
तो भले ही मैं कितनी थ्योरी लिखवा देता, 1 घंटा 2 घंटा आपको पूरे इंडेक्सिंग पर भाषण देता रहता, तो क्या ये क्वेश्चन सही हो पाते? भाई साहब क्वेश्चन तो कंटेंट से ही सही होंगे, आप भले ही कितनी ही थ्योरी पढ़ लेना। और ये ऐसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, थ्योरी का कुछ नहीं बढ़ता वहां, एग्जाम में आपको कंटेंट याद करना पड़ेगा, और कंटेंट याद है तो ही कर पाओगे क्वेश्चन। थ्योरी पढ़ पढ़ के भले ही आप दिमाग में जंग लगा लेना, भले हैंग हो जाएगा तुम्हारा, वैसे भी ज्यादा पढ़ोगे तो बूढ़ो दिमाग हो रहे हो है, जंगारी होगी। प्रेसिस के मुख्य भूमिका प्रचालक कौन से हैं? अब आ गए हैं हम जो मेन लाइन ऑपरेटर थे, मेन लाइन रोल ऑपरेटर जो थे उनके ऊपर आ गए हैं। और मेन लाइन वाले अर्थात जो प्राथमिक वाले थे, प्राथमिक वाले कितने थे? मैंने बताया था ना 7 थे, 0 से लेकर 6 तक थे। 0 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे किस में थे? प्राथमिक में थे, तो प्राइमरी वाले हैं ये, तो मुख्य बोलते हैं इनको ना, मेन लाइन वाले। चलिएगा, अरे पीछे चला गया क्या, ये रहा मुख्य भूमिका प्रचालक कौन कौन से हैं। अब आपके सामने आंसर है, लेकिन अगर आपको याद है तो आप इनके नंबर भी मुझे बताएंगे, सभी लोग नंबर भी बताएंगे कि देखिए इसके नंबर क्या है, ये तो आप पहचान लेंगे। नंबर आपको याद है तो आप आसानी से जवाब देंगे कि सिस्टम था क्या वहां प्राइमरी में। आपको ये मान लीजिए नहीं पता चल रहा, बोले यार ये प्राइमरी में था कि सेकेंडरी में था, प्राथमिक में था कि द्वितीयक में था, लेकिन किस सिस्टम का नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया, बोलो चाबी एक ही आदमी को होनी चाहिए, तो एक था और एक नंबर है, और नंबर किस में आते हैं? प्राथमिक में आते हैं। ऐसे अपने आप पता चल जाएगा, बोले ये तो प्राथमिक वाला है। अल्फाबेट वाले जाएंगे सेकेंडरी में, तो ये प्राथमिक का ही तो पूछ रहा है, और ये आपके सामने चाबी है, और चाबी एक ही होनी चाहिए, तो चाबी का नंबर 1 था, तो पकड़ जाओगे तुरंत। नंबर जहां भी आएंगे वो सब के सब मुख्य भूमिका में आएंगे, प्राथमिक वालों में आएंगे। चलिएगा, एक्शन ये रहा आपके सामने, एक्शन प्लान कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए थे, मैंने कहा था ना, एक फेल हो जाए तो दूसरों काम आवा है, तो प्लान कितने आगे होने चाहिए आदमी के पास? 2। नंबर आ गया है, नंबर आ गया है तो किस में चला गया है? मेन में चला गया है, प्राथमिक में चला गया है। क्रिया का निष्पादक है, पढ़ा है क्या कहीं? बोले नहीं पढ़ा। प्रलेख का रूप पढ़ा था क्या? फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अरे फॉर्म भरवा के लिए कितना डॉक्यूमेंट चाहिए? 6 डॉक्यूमेंट चाहिए। याद करा होगा आपने, बहुत अच्छे से मैंने करवाया था। डॉक्यूमेंट के लिए कितने चाहिए थे? 6। तो ये आपका आंसर बन गया, ये रे और वह। ढूंढिए जी ऐसा आंसर, ये ढूंढो जी ढूंढो, ये रे और वह, ये रे और वह, ये रे वह कहाँ है भाई? ले कहाँ है? इसमें नहीं आएगा, ये रे और वह, ये वह कर लेना भाई। यहाँ इसका सही जवाब होगा ये, सॉरी हाँ, ये रे और वह, ये रे और वह, ठीक कर लेना भाई इसको, है ना, ये रे और वह इसका सटीक आंसर होगा। चलिएगा, नंबर आपको याद है तो आसानी से पकड़ लोगे। चलिएगा, फिर से आपके सामने है, कोशिश करिएगा पकड़ने की। भूमिका प्रचालक मुख्य वाले बताने हैं फिर से। लोकेशन अर्थात स्थिति, बोले ज्ञान की रहे, बोले वो 0 है, धीम है अभी भी, है ना, बोले उसकी स्थिति तो अभी भी क्या है? 0 है। तो लोकेशन का नंबर भी कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है, तो आप क्या बताओगे? बोले 0 है। स्थिति आज भी बोले उसकी तो 0 ही है, और 0 अंक होता है, अंक होता है तो किस में जाएगा? मुख्य वाली में जाएगा। की सिस्टम की चाबी की बात हो रही थी, और चाबी कितनी होनी चाहिए? बोले 1 होनी चाहिए, चाबी एक ही आदमी के पास होनी चाहिए ना। व्यू पॉइंट है, व्यू मैंने कहा था ना, व्यू, बोले व्यू तो चारों तरफ का है ना, 4 से 4, तो इसके लिए नंबर कितना था? 4 था। कितना नंबर था? 4 नंबर था। सिलेक्टेड इंस्टेंस, सेलेक्ट चयनित उदाहरण है, चयन करिए, बोले 5 आदमियों को चयन कर लो, और बोले वो डिसीजन देंगे, वो हमें मान्य होगा। तो चयन हमने कितने लोगों का किया था? 5 का किया था। तो इसमें सारे ही सही हैं, ये रे ले और वह। देखिएगा, ये रे ले और वह, आंसर क्या आ जाएगा? बी होगा। ये नंबर भी आपको याद होने चाहिए, वो जुगाड़ अगर याद है ना तो सबके नंबर पकड़ में आ जाएंगे, और नंबर पकड़ में आ गए तो प्राथमिक का और द्वितीय का पता अपने चल जाए, अपने आप चल जाएगा, क्योंकि प्राथमिक तो नंबर है, प्राथमिक में तो नंबर है, और द्वितीय में स्मॉल लेटर है अल्फाबेट के। तो यहाँ प्राथमिक अर्थात मुख्य की तो पूछ रहा है, और मुख्य वाले में तो सब नंबर आएंगे। तो चलिएगा,
अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रेसी में इंटरपोस्ट के ऊपर आ गया है भैया, इंटरपोस्ट। अगर यहां से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो ये ऐप से पकड़ लोगे अपने आप ही। अल्फाबेट का अक्षर आ गया ना, और अल्फाबेट वाले तो किसके लिए थे, इंटरपोस्ट के लिए थे। दोनों चीज इसने साथ दे दी, एक भी देता तो भी आप लोग पकड़ लेते, क्योंकि आपने इतने अच्छे से प्रेसी को पढ़ा है। एक चीज भी आपको देता तो भी आप पकड़ लेते इस चीज को, लेकिन इसने तो दोनों चीज दे दी, इंटरपोस्ट भी बता दिया और फिर ये भी कह दिया, बोले ठीक है ऐप बताइए उसका। तो चलिएगा, ऐप के लिए मैंने कहा था ना फेल हो जाएंगे जीत जाएंगे, है ना, बाउंड होगा तो फेल हो जाएगा, है ना, तो बताया था मैंने, जीत जाएंगे, है ना, स्टैंडर्ड होगा तो बोले जीत जाएंगे, तो फेल है, ये ऐप है, ऐप से हम फेल कर रहे थे। तो बाध्य है, बाउंड, अगर बाध्य समन्वय अवधारणा है, बाउंड कोऑर्डिनेट कंसेप्ट अगर है तो वो फेल हो जाएगा। बाध्य करेंगे तो वो फेल होगा, 100% बात है। अगर स्टैंडर्ड होगा तो वो क्या होगा, जीत जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा भाई, ए आ जाएगा। पकड़िएगा इस प्रकार से, जैसे मैं पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूं उस प्रकार से आप कोशिश करिए। एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। इंटरपोस्ट भूमिका प्रचालक अर्थात ये द्वितीयक वालों की बात कर रहा है, और इसमें पूछ रहा है क्या, पी किसके लिए आवंटित है, पी बताना है इस बार। तो पी देखो भाई, पी ये रहा पी, तो देखिएगा बाध्य समन्वय अवधारणा, सकर्मक क्रिया का निष्पादन, मानक समन्वय अवधारणा और पार्ट प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल था, मैंने आपको जुगाड़ भी बताया था, बोले पी पार्ट प्रॉपर्टी, पी पी पी, पी से पी हो जाएगा, पार्ट से भी पी हो जाएगा, प्रॉपर्टी से भी पी हो जाएगा, ये बताया था आपको, पी पार्ट और प्रॉपर्टी। तो ये रहा आंसर आपके सामने डी, पी के लिए बताया था, अभी बताया है आपको, ज्यादा टाइम भी अभी तो हुआ ही नहीं है। इतनी जल्दी अगर भूलोगे तो फिर काम कैसे चलेगा आपका। आज की क्लास में ही आपकी प्रेसी रेडी हो जाएगी। प्रेसी का क्वेश्चन आप जाके लगाइएगा, बुक उठाइएगा, आपकी जो एमसीक्यू कोई बुक है आपके पास वो उठाइएगा और वहां से क्वेश्चन लगाना। प्रेसी का सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, देख लेना आप। चलिएगा बढ़ते हैं थोड़ा सा और, जबकि मैंने आपको कोई थ्योरी भी नहीं लिखवाई है, उसके बावजूद आप इंडेक्सिंग के क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। पूरी इंडेक्सिंग हो जाने दो, इंडेक्सिंग का सिंगल क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे, और मजे मजे में इंडेक्सिंग याद करवा दूंगा आपकी, है ना, मजे ही मजे हो जाएंगे फिर आपके भी। इंटरपोस्टेड भूमिका प्रचालक जी है भैया, है ना, जी है ये। तो जी किसके लिए आवंटित है, जी बताना है, जी 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 मैंने याद करवाया था आपको। देखिएगा, देखिए जीत जाएंगे, मैंने कहा था ना जीत जाएंगे और फेल होंगे, दो चीजें बताई थी आपको, है ना, एफ और जी। जीतेंगे कब, जब स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट होगा या स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन होगा तब तो हम जीत जाएंगे। अगर बाउंड होगा, बाध्य किया जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो यहां बात जीतने की हो रही है, तो जीतेंगे कब, स्टैंडर्ड अर्थात मानक, स्टैंडर्ड का मतलब मानक समन्वय अवधारणा, इसका आंसर बन जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा अपना, से बन जाएगा। बहुत सरल है, बहुत सरल है। अगर जुगाड़ आपने याद कर रखे हैं तो कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। अब आप इनमें कितने ही थ्योरी पढ़ लेना, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। बताओ यहां थ्योरी से काम चल जाएगा क्या, भले ही आप 10 पेज थ्योरी के पढ़ लो और पूरा कंसेप्ट इंडेक्सिंग का अच्छे से समझ लो, लेकिन फिर भी आपको ये चीज तो याद करनी पड़ेगी, और इनको याद भी जुगाड़ बना बना करके करना पड़ेगा, नहीं तो सारी खिचड़ी बन जाएगी। पता ही नहीं चलेगा जी में क्या है, ई में क्या है, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 7 और 0 में क्या है, 6 में क्या है, तो पता नहीं चलेगा आपको, ना टी में क्या था मालूम चलेगा ही नहीं। भले ही आप कितनी ही 10 दिन तक थ्योरी पढ़ते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, एग्जाम क्रैक नहीं होगा। भले ही आप पीएचडी कर लेना फिर इस हिसाब से। तो बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने नेटवेट कर रखा है, पीएचडी भी कईयों की हो रखी है, उसके बावजूद भी जॉब नहीं मिल पा रही है, एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे यही रीजन है, वो कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन एग्जाम में कंसेप्ट के साथ साथ कंटेंट भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन पूछता है वहां। तो थ्योरी थोड़ी ना पूछेगा आपसे, जो लिखवाएगा थोड़ी ना आपको। कंसेप्ट तो तब आवश्यकता होगी जब आपको थ्योरी लिखवाए, जरूरत नहीं होती, है ना। तो देखिएगा शून्य किसके लिए आवंटित है, शून्य, जीरो, मैंने कहा था ना, बोले स्थिति कैसी है, स्थिति बोले जीरो है, उनकी तो स्थिति आज भी जीरो है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, लेकिन उनका जो पढ़ने का तरीका है ना वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, एग्जाम के हिसाब से वो तैयारी करते हैं, एग्जाम टारगेट होता है उनका।
और एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं ना, वो उन पर टारगेट करते हैं, उन पर पूरा का पूरा फोकस रहता है उनका, और एग्जाम निकाल ले जाते हैं। बहुत से जो ज्ञानी महापंडित बनते फिरते हैं ना, वो यही रह जाते हैं। इसके पीछे सिर्फ यही रीजन है, स्मार्ट स्टडी करिए, अपने को एग्जाम क्रैक करना है, पीएचडी बाद में कर लेंगे यार, पहले ये बेरोजगारी का दाग जो है अपने ऊपर वो तो हटा लें। ये दाग बहुत बुरा है भाई, बेरोजगारी का दाग बहुत बुरा है, जीने नहीं देता कोई भी। रिलेशन में जाते हैं तो वो भी पूछते हैं बेटा क्या कर रहे हैं, क्या की तैयारी कर रहे हैं, क्या हुई हो तेरे है ना, तो मतलब रिलेशन में जाना छूट जाता है। सही बात है ये, रिश्तेदारी में आप कोई फंक्शन होगा वहां भी नहीं जाएंगे, उनको पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप तैयारी कर रहे हो, फिर भी वो पूछेगा आपसे आकर क्यों हुई हो अभी एग्जाम में, क्यों हुई हो, और मालूम है तो पास हो जाते हो तो बोले वैसे ही पता चल जाता, लेकिन वो फिर भी उंगली करेंगे आपको, छेड़ेंगे आपको, मजे लेने हैं ना उनको तो, और ये जवाब देना है इस बार उनको, है ना, जवाब देंगे। और जिस दिन रिजल्ट आएगा तुम पास हो जाओगे ना, जॉब लग जाएगी, उनमें से तुम्हें एक आदमी कॉल नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है, तो तुम उन्हें बहुत अच्छा जवाब दोगे, तो वो एक भी नहीं पूछेगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, एक आदमी ने कॉल नहीं किया था जिस दिन सिलेक्शन हुआ, और जब मैं फाइनल मेरिट में रह जाता था, बहुत बार, 7 बार रहा हूं मैं, 7 बार डीवी करवाने के बाद भी मैं फाइनल मेरिट में अब जाके सिलेक्ट हुआ था, तो हर बार वो पूछते थे कि क्यों हो रहे, मालूम था भाई रह गया, फिर पूछेंगे वो। और जिस बार सिलेक्शन हुआ रैंक के साथ हुआ ना, एक बंदे ने फोन करके ये नहीं कहा भाई क्या हुआ, क्योंकि मालूम चल जाता है ना, तो बहुत जल्दी फैलती है ये चीजें। शून्य किसके लिए आवंटित है, तो शून्य आपका हो गया किसके लिए था भाई, शून्य तो लोकेशन के लिए था, स्थिति के लिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक की बात कर रहा है, एक किसके लिए था, एक क्या होनी चाहिए भाई, एक ही आदमी के पास चाबी होनी चाहिए, तो चाबी की बात जहां होगी वहां आंसर क्या आएगा आपका, की कहां गया भाई, की ये रहा, की सिस्टम, सी वाला ऑप्शन, से वाला आंसर इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करना, देखिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम भी दे देता हूं, क्योंकि मैं कभी कभी जल्दी चलने लग जाता हूं, आपको टाइम देता नहीं हूं। देखिएगा, कोशिश करिएगा, देखिए आप लोग जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। 2 है भाई, 2 के लिए आंसर क्या होगा, मैं हट जाता हूं, आप लोग कोशिश करिए जवाब देने की। प्रेसी में भूमिका प्रचालक 2 किसके लिए आवंटित है, पहला ऑप्शन है आपके सामने एक्शन, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है भैया, ये आधा ब है, ऑब्जेक्ट, की सिस्टम और लोकेशन। अब देखो आपके सामने है, लोकेशन के लिए तो क्या था 0, स्थिति 0 थी, की सिस्टम चाबी बोले एक ही आदमी के पास होनी चाहिए, तो यहाँ एक आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ऐसा कोई था नहीं, एक्शन बोले प्लान कितने होने चाहिए, एक्शन प्लान आपके सामने 2 होने चाहिए, एक फेल हो जाए तो दूसरा काम आएगा, तो 2 ही तो पूछ रहा है, तो आंसर क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे। ऐसे सारे ऑप्शन का भी जवाब आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो प्रत्येक ऑप्शन का भी आप बताओगे, बोले ये ऑप्शन इसके लिए है, ये ऑप्शन इसके लिए है, ढंग से पढ़ रखा है तो बताओगे, नहीं तो वही तुक्के लगाने हैं फिर। और अगर मैंने पढ़ाया उस हिसाब से पढ़ लोगे तो आपका कोई कहीं समस्या आपको आने वाली नहीं है। चलिएगा, अब पूछ रहा है 3, एक एक क्वेश्चन बना बना के करवा दिया यार आपको, इससे ज्यादा और क्या होगा। देखिएगा, प्रेसिस में भूमिका प्रचालक 3 किसके लिए आवंटित है, 3 बताना है इस बार, 3 का जवाब देना है, और 3 के लिए भी मैंने आपको जुगाड़ बताया था। 3 क्या थे, 3 2 चीज थी, एक तो परफॉर्मर कितने थे, 3 थे, एक बीच में डांस कर रहा था, 2 उसके अगल बगल में डांस कर रहे थे, एक तो परफॉर्मर। कई बार परफॉर्मर नहीं देता है, परफॉर्मर के स्थान पर एजेंट दे देता है, तो एजेंट कितने हैं, 3 हैं, लेकिन यहां क्या दिया है वो आप देखिए, यहां आपको दे दिया है परफॉर्मर ही दिया है, तो परफॉर्मर कितने थे, 3 थे, एक्शन कितने भाई, एक्शन प्लान 2 थे, परफॉर्मर 3 था, की सिस्टम चाबी कितने लोगों के पास होनी चाहिए, बोले एक ही आदमी के पास, और लोकेशन स्थिति अर्थात उसकी 0 है। तो इस प्रकार से सभी लोगों का या सभी ऑप्शंस का आप जवाब देने की कोशिश किया करें। बढ़ता हूं थोड़ा सा और आगे, ये रहा आपके सामने 4, पकड़ो जी, 4 से क्या बनेगा, इस प्रकार से ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। पहला ऑप्शन है व्यू पॉइंट फोरम के रूप में, परफॉर्मर, की सिस्टम और लोकेशन, चारों आपके सामने हैं। देखिएगा मैं बताता हूं, लोकेशन थी बोले स्थिति बिल्कुल 0 है, की चाबी एक ही आदमी के पास होनी चाहिए, परफॉर्मर कितने थे, 3 थे, व्यू चारों तरफ का, व्यू चारों तरफ का, तो चारों से 4 हो जाएगा, तो 4 ही तो पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ए बन जाएगा।
बहुत सिंपल तरीके से आप सभी क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे होंगे। बहुत अच्छे से मैंने आपको याद करवा दिया है। कभी प्रेसी का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, और गलत हो गया तो फिर देख लेना मैं तुम्हारी धूम मचाऊंगा। मेरे सामने अगर गलत करके आ गई तो फिर सोच लेना, अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप प्रेसी का या इंडेक्सिंग का कोई क्वेश्चन गलत करके आते हो तो फिर मैं मतलब क्या ही मतलब है फिर मेरे से पढ़ने का। बहुत से टीचर हैं जो रामायण गा गा के चले जाते हैं, इंडेक्सिंग हो जाएगी उनकी, इंडेक्सिंग की कंसेप्ट बताएंगे, थ्योरी बता देंगे और निकल जाएंगे। कोई नहीं करवाएगा आपको ये सारा। देख लेना, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको उनमें से कोई नहीं करवाएगा इस प्रकार से। इतनी सारी चीजें आपको प्रेसी में कोई नहीं करवाएगा। प्रेसी में नहीं, मैं हर एक टॉपिक में आपको इसी प्रकार से करवा रहा हूं। फिर भी अगर आप सही नहीं करोगे तो फिर यहां मेरे से पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, टॉपिक बना रहा हूं, टॉपिक का पूरा आपको कंटेंट दे रहा हूं, फिर उससे संबंधित सारे क्वेश्चन बना बना के आपको करवा रहा हूं, फिर भी आप लोग गलत करेंगे तो फिर क्या मतलब है यहाँ पढ़ने का। खुद से पढ़ लीजिए या फिर कहीं भी बच्ची दिखाएगी, समझ में आ जाएगा तुम्हें बाद में। जो लोग बच्ची दिखा के आए उन्हें तो पता है, जो नए हैं उनको भी मालूम नहीं है। प्रेसी में भूमिका प्रचालक 5 किसके लिए है? देखो जी, पांचों जो चारों ऑप्शन है पकड़ लीजिए। देखे, लोकेशन बोले स्थिति 0 है, 5 जहां आ जाएगा वही आंसर है। सिलेक्टेड कितने आदमियों का चयन किया था? 5 आदमियों का, तो ये हो गया आपका आंसर से हो गया। परफॉर्मर यहाँ कितने थे? 3 थे, और व्यू पॉइंट चारों तरफ का था, तो व्यू पॉइंट के लिए 4, इसके लिए 4 आएगा, इसके लिए आपका परफॉर्मर 3 है, सिलेक्टेड इंस्टेंस है आपका 5 है, अर्थात चयनित उदाहरण 5 थे, और लोकेशन आपकी स्थिति 0 थी। तो इस प्रकार से आप सभी का आंसर सही देने की कोशिश करिएगा। चलिएगा, आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इसका आप लोग सही जवाब दीजिएगा भाई। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रेसी में भूमिका प्रचालक 6 किसके लिए आवंटित है? भूमिका प्रचालक 6 किसके लिए आवंटित है? मैंने बताया था आपको, और यहां भी 2 तरीके से बताया था। 2 तरीके से बताया था मैंने, एक तो छक्को लगाना हो, और एक फॉर्म भरवा के लिए डॉक्यूमेंट था 6 चाहिए। तो फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी देखिएगा, यहाँ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स अर्थात प्रलेख का रूप, ये रहा आंसर डी बन गया है। व्यू पॉइंट की बात आई तो 4, मतलब व्यू चारों तरफ का व्यू है ना। परफॉर्मर कितने थे? 3 थे, एक बीच में 2 साइड में, और आपके सिलेक्टेड इंस्टेंस चयनित जो उदाहरण है वो कितने थे? 5 थे। 5 का चयन किया था ना हमने। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या बन जाएगा? डी, प्रलेख का रूप। प्रलेख का रूप, और रूप, प्रलेख का रूप के लिए कितना था? 6 था। 6 प्रकार के डॉक्यूमेंट थे। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करिएगा सही जवाब देने की। प्रेसी में रोल ऑपरेटर निम्न में से कौन से हैं? रोल ऑपरेटर बताने हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। रोल ऑपरेटर मैंने आपको बताए थे। मेन लाइन ऑपरेटर बताया था क्या? बोले हाँ जी गुरुजी बताया था, ये तो था। एक आपको बताया था इंटरपोस्ट रोल ऑपरेटर, अर्थात प्राथमिक और द्वितीयक, 2 प्रकार के रोल ऑपरेटर मैंने आपको प्रेसी में पढ़ाए हैं। और आपके सामने प्रारंभ के जो 2 ऑप्शन है ये और वे, वहां आपको दोनों मिल गए हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तृतीयक नाम का कोई रोल ऑपरेटर था नहीं, प्राथमिक और द्वितीयक ही थे, अर्थात मेन लाइन और आपका एक था इंटरपोस्टेड, 2 थे। तो आंसर लगाइए ये और रे, ये और रे। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिश करिएगा सही जवाब देने की। प्रेसी में मेन लाइन ऑपरेटर अर्थात प्राथमिक वाले कितने थे? प्राथमिक, और प्राथमिक में क्या था? अंक थे, और अंक कहां से कहां तक थे मैंने याद करवाया तुम लोगों को बहुत अच्छे से, एक एक करके भी बताया है। प्राथमिक में कितने थे? 0 से लेकर 6 तक। तो संख्या में टोटल कितने हो गए? 7 हो जाते हैं। तो देखो ऑप्शन 7, ये रहा आपके सामने 7। कहां से? 0 से लेकर 6 तक के थे प्राथमिक वाले, ये अंकों में थे, और जो द्वितीयक वाले हैं वो स्मॉल अल्फाबेटिक में है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध कोड्स, रोल ऑपरेटर और इनपुट स्ट्रिंग से है? अभी देखे हैं ना आपने रोल ऑपरेटर, कोड्स भी देखे थे, किस में पढ़े हैं आपने? प्रेसी में पढ़े हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, रोल ऑपरेटर्स का प्रयोग किसमें किया गया है, कोड्स वगैररह का प्रयोग किसमें किया गया है? तो ये पढ़ाया है मैंने आपको। तो किसमें किया गया है? प्रेसी में किया है, पढ़ा है ना आपने अभी। वो प्रेसी कब आई थी? 1968 में निर्माण होता है, 1971 में आती है। लाने वाले 2 कौन थे? ऑस्टिन और बूचर थे।
तो ये सारी चीजें करवाई है मैंने आपको। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि क्लास के बाद आपको PYQ भी मैं करवाऊं, क्योंकि आपके पास अभी एग्जाम के लिए टाइम है तो हम हर एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पढ़ेंगे वो बहुत अच्छा पढ़ेंगे, भले ही थोड़ा सा समय हम ज्यादा ले लें, क्योंकि समय हम कम भी ले लेंगे, फटाफट कोर्स पूरा कर लेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है, एग्जाम में फिर फेल हो जाएंगे। जब हम चीजों को पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर उसमें कोर्स पूरा, अगर कोर्स ही पूरा करना है तो वैसे भी मैं 1-2 महीने में करवा दूंगा भले, लेकिन कोर्स पूरा करने का कोई औचित्य नहीं है। जो पढ़े वहां से एग्जाम में क्वेश्चन मिलना चाहिए। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, और हम तो पढ़ भी खूब रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। जो ईमानदारी के साथ पढ़ रहा है या फिर चीटिंग कर रहा है ना, उसका तो मैं क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो आपके साथ में हूं नहीं। अगर मेरे साथ में होते आप लोग तो भाई मैं डेली सूट मचाता, फिर तुम्हें पढ़ना ही पड़ता। तुम्हारा मतलब वो कहते ना बोले मारवाड़ी में, पिंड कौन छोड़ तुम उठा दो ना, एक लाइन में बिठा के। मेरा कभी कभी तो मन ऐसे करता है कि इन बच्चों को सबको एक जगह बुला लें, अपने पास बुला लें और एक बड़ी सी जगह ले ले और इनको पूरे दिन ग्राउंड में टारगेट दे दे के तैयार करो। एक लाइन में बिठा दूं सबको और फिक्स टारगेट दूं पर डे का कि मुझे शाम तक ये चाहिए, और एक लट रखूं हाथ में, और फिर शाम को इनसे पूछूं सबसे कि हाँ जो आज दिया है उसमें से कितना तैयार हुआ, या शाम को डेली इनके टेस्ट करो, तो मजा आ जाए मुझे आपको तैयार करवाने का। क्योंकि अब ऐसे तो मैं आपको देख नहीं पाता हूं ना, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, नहीं भी पढ़ते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर आप स्वयं के साथ गलत कर रहे हो। अगर सच में ऐसा कर पाता ना, मैं पास में बुला के तुम्हें सूट मचाता सही में, मैं नहीं पढ़ते उनका तो या तो छोड़ के भाग जाता या फिर नौकरी लग के ही निकलता। लेकिन कुछ समस्याएं हैं, इतना टाइम भी मुझे भी नहीं मिल पाता, और शायद आप सभी लोग भी एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते, क्योंकि इतने डेडिकेट तो शायद ही कुछ एक लोग ही हैं। खैर फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो जरूर सोचेंगे, ताकि मैं अपने तरीके से फिर तुम्हें तैयार कर सकूं। खैर चलिए, अगर क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल को सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।